हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है? क्या मैं आप सभी को सुनाई पड़ रहा हूं, दिखाई पड़ रहा हूं? तो एक बार जरूर आग लगा दे कमेंट सेक्शन के अंदर। परिश्रम 2026 बैच में आप सभी माय डियर लल्लूलाल्स का स्वागत है एक और लेक्चर के अंदर। हमारे चैप्टर नंबर 2 का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, हमारे चैप्टर का यह नाम है। प्यारा सा ये चैप्टर है और हम लोग इसके पता नहीं कितने लेक्चर कर चुके हैं और कितने बाकी। वो छोड़ दो, ये बताओ आज कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर बताइए, लेक्चर नंबर बताइए, लेक्चर नंबर बताइए, लेक्चर नंबर कौन सा है? मालिक लोग बता दें एक बार लेक्चर नंबर कौन सा है। मालिक लोग तो आप ही हैं। माय डियर लल्लूलाल्स आर द मालिक लोग। तो एक बार बता दीजिए, लेक्चर नंबर है 4। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। है ना, जैसे मैं उदय में लिखा करता था ऐसे, है ना, तो ऐसे ही लिख दूंगा अब, ठीक है ना। आगे से मैं लेक्चर नंबर भी लिखा करूंगा यार, है ना। मैं भूल गया था, मैं भी तो छोटा हूं ना यार। मैं उदय में था तो मैं बड़ा था, अब मैं परिश्रम में आया हूं तो मैं छोटा हो गया हूं, तो इसलिए मैं भूल गया था। ठीक है, तो मैं लेक्चर नंबर लिखा करूंगा, ठीक है। सही, आज लेक्चर नंबर 4 है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज सभी को आ रही है? क्या बात है, बहुत सही, बहुत सही। अच्छा, सबसे पहले तो भाई मैं एक माफी चाहूंगा आप सभी से। एक छोटी सी गलती मुझसे हो गई थी और प्लीज आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। एक ही क्वेश्चन में गड़बड़ थी और बच्चों ने अच्छा किया, मुझे हाईलाइट कर दिया। वो जो ये वाला जो सवाल है, बच्चों ने फोटो खींच करके बकायदा मुझे भेजा इंस्टा पर कि सर यहाँ पे आपसे शायद गलती हो गई है। मैंने कहा बेटा शायद नहीं, पक्का गलती हो गई है और मैं गलती कबूल करता हूं, ठीक है। और ये गलती बहुत ही मामूली सी है, आपसे भी हो सकती है और मुझसे भी जल्दी जल्दी में गलती हो गई, ठीक है। गलती सिर्फ ये थी कि मैंने यहां पर माइनस का साइन नहीं लगाया था इस जगह पर, तो ये सब जगह पर माइनस आएगा, ये सब जगह पर माइनस आएगा, ठीक है ना। और वी बी ए अगर माइनस आया था तो वी ए बी जो आएगा फिर वो प्लस आ जाएगा। यहां तक माइनस था, इसके बाद प्लस था, तो आंसर इसका प्लस 10 वोल्ट है, ठीक है ना। तो बस माइनस प्लस की गड़बड़ थी, ठीक है, माइनस प्लस की गड़बड़ थी, इससे ज्यादा कोई गड़बड़ नहीं थी। सेम टू सेम यहां पर भी यही किया मैंने, मतलब एक गलती दो जगह पर हुई है, फर्स्ट पार्ट में भी सेकंड पार्ट में भी सेम टू सेम कहानी। यहां पर माइनस का साइन आएगा, इधर भी माइनस रहेगा, यहां भी माइनस रहेगा, यहां ही माइनस रहेगा, और वी बी माइनस वी सी ही निकालना था तो ये तो माइनस ही आएगा, तो माइनस 20 ही था इसका आंसर, प्लस 20 नहीं था, ठीक है ना। तो बस एक माइनस और प्लस की गड़बड़ थी, उसके अलावा कुछ नहीं था, ठीक है। क्लियर है, डन है, डन है मामला, ठीक है। सर मेरा लेक्चर 4 सेकंड पीछे होगा। बेटा 4 नहीं 15 सेकंड पीछे होगा, कायदे से डिले 15 सेकंड का होना चाहिए। तेरा 4 का आ रहा है, ये तो मुबारक हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर आरुषि मैम करोड़पति है। बेटा करोड़पति कैसे हो सकती हैं, वो तो मैम है ना, मैम लोग थोड़ी पति होती हैं, आदमी लोग पति होते हैं, मैडम लोग पत्नी होती हैं। क्या बोल रहे हो तुम? आरुषि मैडम करोड़पति हैं, कैसी बातें कर रहे हो? तुम भी ना यार, तुम भी ना यार, ऐसे जेंडर के साथ नहीं करना चाहिए ऐसे यार तुमको यार। अभी मिस यू किस बात का लिख रहे हो? कल तो आया था मैं, कल तो आया था, भयंकर क्लास लेके गया था एकदम, तुम्हारा बैकलॉग चढ़ा दिया था एकदम, ट्रेन चढ़ा दी दूसरी पटरी पर है। मैथ वाले सर कह रहे हैं भाई ये क्या हो गया? क्या भाई, क्या भाई? हाँ अब ठीक है, करोड़ पत्नी, हाँ ये बोलो, आरुषि मैम करोड़ पत्नी है, पर वो अभी फिलहाल पत्नी नहीं है, तो अब क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? अरे तुम मिलियनेयर बोलो ना यार, ना 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 मिलियनेयर, मिलियनेयर है वो, ठीक है, समझ गए ना। बाकी गाना वाना मुझे आता नहीं था, तो बस मैंने ट्यून गा दी उसकी, ठीक है। ये क्या है भाई, ये क्या है, क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? क्या करूं मैं इसका, क्या करूं, क्या कहां से बंद करूं चैट भाई, हट। हाँ ठीक है, चलो बस बहुत हो गया हंसी मजाक, अब चलते हम लोग कार्यक्रम पर अपने, ठीक है। तो कार्यक्रम क्या है? हाँ भाई एक बार ये करेक्शन थी इसके अंदर, तो प्लीज इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये लास्ट लेक्चर की करेक्शन है, ठीक है ना, बस प्लस माइनस का फर्क था और कुछ नहीं है। चलिए आज हमने क्या देखना है, आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सवाल तो जरूर करवाऊंगा ई और वी के बीच में, जो कि मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था। मैंने आपको एक ही टाइप के सवाल करवाए थे, अब एक और टाइप का सवाल आपको करवाता हूं आज में, ठीक है ना। उसके अलावा वेरियस बॉडीज का पोटेंशियल मिसलेनियस फॉर्म में आपको आज निकालना सिखाएंगे, ये भी चलेगा, ठीक है ना। फुल स्क्रीन करके पढ़ाई करिएगा बेटा, ना 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 इमोजी भी नहीं बनाना, और चैट तो मैंने वैसे ही बंद कर दी है, ठीक है ना। अब अगर आप इमोजी बनाओगे तो फिर वो स्पैमिंग है मेरे लिए, ठीक है ना, और मैं स्पैमिंग पे ध्यान देता नहीं हूं, आपको पता है, घिस चुका हूं भाई, मैं बहुत पुराना आदमी हूं यहाँ का। अपन फिजिक्स वाला के बहुत पुराने आदमी हैं, जब से फिजिक्स वाला बनी है तब से हम लोग यहाँ पे है, हमें पता है कि इग्नोर कैसे होती है स्पैमिंग, ठीक है। तो तुम ना ही बनाओ तो अच्छा है, पढ़ लो, पढ़ने आए हो पढ़ लो, ठीक है।
चलो ठीक है, लेकिन हमारा फर्ज था बोलना, बाकी आपकी इच्छा। तो वेरियस बॉडीज का पोटेंशियल आज हम निकालना सीखेंगे। ये हमारा सिलेबस में है, जो जो सिलेबस के अंदर की चीजें वो सब हम सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी के अंदर जो जो लिखा हुआ सब पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस और उसकी प्रॉपर्टीज, ईपीएस। मैंने आपसे कहा था कल कि मैं आपको ईपीएस पढ़ाऊंगा डिटेल में, आज वो डिटेलिंग देखेंगे। फिर पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी डायपोल के अंदर, आपने डायपोल चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था, वहां पे आपने टॉर्क निकालनी सीखी थी, आपको याद होगा। डायपोल दोनों जगह पर आता है बेटा, डायपोल दोनों जगह पर आता है। चैप्टर 1 के अंदर डायपोल मोमेंट आती है और टॉर्क निकालनी आती है, और चैप्टर 2 के अंदर एनर्जी और पोटेंशियल की बातें आती हैं, ठीक है ना। जहां पे याद है आपको एक्सियल पढ़ा था, इक्वेटोरियल पढ़ा था, वही कहानी यहां पर भी आपने करनी है, ठीक है ना। एक्सियल इक्वेटोरियल इस बार भी है, लेकिन पोटेंशियल के टर्म्स में है वो, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में नहीं है, वो पोटेंशियल के टर्म्स में। तो वो सब भी पढ़ेंगे, लेकिन सारा कुछ आज नहीं पढ़ेंगे, कुछ आज कुछ कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो चालू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए सवाल पर आते हैं, ठीक है। तो सवाल बड़ा बेहतरीन सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, जेई का प्रीवियस ईयर का सवाल है ये जेई का पीवाईक्यू है, ठीक है। तो जेई लेवल के तो सवाल आपको क्लास के अंदर मैं करवाऊंगा, जेई मेन लेवल के तो करा ही दूंगा। अ प्रोटॉन इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, यानी एक चार्ज को हिलाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक चार्ज, प्रोटॉन एक चार्ज ही तो होता है, तो एक चार्ज को उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा रहा है, और कहां से कहां लेके गए, 0,0 से 1,2। तो एक बार ग्राफ पे बना के देखते हैं। देखो सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम। तो सुंदर डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। एक डायग्राम हम खुद से बना लेते हैं यहां पे ग्राफ का, ठीक है ना। एक ग्राफ बना लो, ये हो गया y, ये हो गया x। कहां से कहां चार्ज को चलाया है बेटा, तो हमने चलाया है 0,0 से, क्या बोलेंगे इस पॉइंट को, a, 1,2 पर। 1 कहां पर होगा भाई, x एक्सिस का 1 है और y एक्सिस का 2 है, तो ये वाला पॉइंट होगा B, है ना, 1,2, 1,2, ठीक है ना। ये दूसरा पॉइंट है, ठीक। तो हम कर क्या रहे हैं, हम VAB ढूंढना चाह रहे हैं, वोल्टेज ढूंढना चाह रहे हैं A to B, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना चाह रहे हैं A से लेके B तक का। चार्ज को कहां से कहां लेके गए एक बार ध्यान देना, चार्ज को कहां से कहां लेके गए एक बार ध्यान देना। यहां पर चार्ज था, ठीक है, इस जगह पर चार्ज था Q, और यहां से उठाया 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 और यहां ले गए, ठीक है ना, इधर ले गए और यहां पर जाकर के रख दिया इस Q को, ठीक है। अब समस्या इस सवाल में यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों दिशाओं में है। चेक करो एक बार आप, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों दिशा में है, 2i कैप और 3j कैप। अब ऐसे में क्या करोगे, फंस गए। सर हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलते थे, याद करो, याद करो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चल के। अब दिशा ढूंढता रहे बैठा, अब दिशा बैठ के ढूंढ। तो जब दिशा नहीं दी होगी, यानी इस तरीके का सिंपल सवाल नहीं होगा। ये भी सिंपल नहीं था वैसे तो, एक वन ऑफ अ टाइप ऑफ सवाल था ये, और वो भी वन ऑफ अ काइंड ऑफ सवाल है। जब वैसा सवाल आएगा तब आपको क्या करना है, अब तो दिशा नहीं ढूंढने बैठोगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में है, चलो उस दिशा में। ऐसा हर बार नहीं हो पाएगा। तो इस बार क्या करना है आपको, सुनिए, इस बार आपको क्या करना है जरा सुनिए। आपको दिख रहा है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों दिशाओं में है। एक बार लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, 2i कैप प्लस 3j कैप, यानी i कैप में भी कुछ फील्ड है और j कैप में भी, यानी x में भी कुछ फील्ड है और y में भी कुछ फील्ड है। मतलब तिरछी कोई फील्ड ऐसे चल रही होगी जो दोनों दिशाओं में है, जो दोनों दिशाओं को यूज कर रही है, ठीक है ना। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है। फिलहाल हमें यह पता चला है, फिलहाल हमें यह पता चला है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। क्या करें अब, क्या निकालना है सर, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। बढ़िया बढ़िया, आ जाओ यहां देखो, नंबर 1 कैसे करेंगे, हमें निकालना है VAB। कहां से कहां लेके जा रहे हैं बेटा, A से B लेके जा रहे हैं, A से B लेके जा रहे हैं, A से B लेके जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम A से B लेके जा रहे हैं तो क्यों ना हम ये वाला वेक्टर ढूंढें, यही हमारा dr वेक्टर होगा। dr वेक्टर क्या है, लेंथ, ये लेंथ ही तो है भाई, जिसके अलोंग चार्ज चला है, जिसके अलोंग हम चले हैं, वो dr ही तो होगा। तो चार्ज को जब चलाया है बेटा, कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ाया है बेटा, तो वो क्या है, वो dr ही तो है। अब इस ये dr को लिखना आपको सीखना है, और dr लिखते हैं एक बार जरा, कैसे लिखा जाएगा dr वेक्टर, कैसे लिखेंगे इस dr वेक्टर को। आप देखो ये जो dr वेक्टर है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ 1,2। ये जो dr वेक्टर आपका है, ये पोजीशन वेक्टर है 1,2 का, और 1,2 का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाएगा बेटा, i कैप प्लस 2j कैप, खत्म खत्म। 1,2 है ना, तो 1i कैप प्लस 2j कैप,
खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात। ये लिख दिया आपने डी आर वेक्टर। अब ई आपके पास है, डी आर आपके पास है, डॉट प्रोडक्ट लगाओ और वोल्टेज निकालो। आपको पता है बेटा, आपको पता है कि वोल्टेज कैसे निकलती है, डीवी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। यस और नो? ये फॉर्मूला देखा हुआ कि नहीं देखा हुआ आपने? लास्ट क्लास में कितनी बार लगवाया था ये फॉर्मूला, है ना भाई? ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा हुआ है। माइनस ई डॉट डी आर, आपको डीवी निकालना है ना, मतलब डेल्टा वी निकालना है ना, मतलब वी ए बी निकालना है ना, आपको बात एक ही है। तो ई कितना है बेटा? ई है 2i कैप प्लस 3j कैप, और हमें करना है इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? डी आर के साथ। डी आर क्या है? आई कैप प्लस 2j कैप। कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व होता है? कार्टेशियन प्लेन में दे रखा हो तो, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा हो तो आई कैप वाले को आई कैप से मल्टीप्लाई, जे कैप वाले को जे कैप से मल्टीप्लाई करके लिखो, जल्दी करके लिखिए। क्या आ गया? माइनस, माइनस साइन तो पहले से लिखना ही पड़ेगा। 2 इंटू 1 2 और 3 इंटू 2 6। सही है कि नहीं? अबे 2 एकम 2 हो गया, दो आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करा तो 2 आ गया, है ना, और जे वाले को जैसे करा 3 दूनी 6 आ गया, 6 और 2 जुड़ गया 8 आ गया। तो -8 वोल्ट इज द आंसर, -8 वोल्ट इज द आंसर। ये है डीवी, ठीक है। अच्छा, कहां से कहां गए हैं? ए से भी गए हैं, है ना, और वोल्टेज आपको क्या निकाली थी? वी ए टू बी। तो ठीक है भाई, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है, -8 वोल्ट आंसर है। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? डीवी निकल के, यानी वोल्टेज का चेंज निकल के आ गया, -8 वोल्ट, खत्म। ठीक, सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट कह रहा है अगर VA 0 हो तो फिर VB कितना होगा? अगर VA 0 हो तो VB कितना होगा? मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है, सुनिए सुनिए क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि जो डेल्टा वी आपने, ये जो डीवी या ये जो डेल्टा वी आपने निकाला है, ये तो VAB निकाला है। हां सही बात है, ये तो VAB निकाला है, और VAB क्या होगा? ये होगा VA माइनस VB, ठीक है ना भाई? ये होगा VA माइनस VB। कह रहा है अगर VA 0 हो जाए तो फिर VB कितना होगा? तो VA को 0 पुट करके देखो, डेल्टा VA भी आपके पास है ही है, यहां रखा 8 माइनस का, VA को 0 पुट कर दिया, बोल रखा है ऐसा इसमें, तो VB कितना होगा? VB कितना होगा? -8 इज इक्वल टू माइनस VB, कट गया, VB निकल के आ गया 8 वोल्ट। कुछ नहीं था इसके अंदर, बहुत सिंपल सवाल था, बहुत ही सिंपल सवाल था बेटा। बस आपने ये सवाल कभी करे नहीं, तो पहली बार कर रहे हो तो कोई बात नहीं, कर करके ही सीखोगे। हर टाइप के सवाल क्लास में करवाऊंगा, जितना पॉसिबल हो पाएगा मेरे से, जितना मेरे बस की होगी ना, उससे ज्यादा करूंगा आपके लिए, ये बात पक्की है। तो एक और पैटर्न पर सवाल लेकर के आया, और ऐसा मत समझना कि बस इतने ही पैटर्न आते हैं, और भी पैटर्न पर सवाल होंगे, लेकिन बाद में करवाएंगे। पहले थोड़ा सा और आगे पढ़ा दें, सिलेबस भी करवाना है, तो सवाल ही होते जाएंगे बेटा। फिर तो तुम कहोगे कि हर लेक्चर के बाद सर एक प्रैक्टिस सेशन ले लो, ठीक है, तो ये नहीं हो पाएगा। खुद से ही आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने 2 टाइप के सवाल आपको बेसिकली करवा दिए फिलहाल, ठीक है, समझ गए? दोबारा बता दूं एक बार, ये एक बार फिर से बताता हूं, सुन लो। जो बच्चों को पहली बार में समझ में नहीं आया, दूसरी बार में समझ में आएगा, सुनिएगा, धीरे धीरे ही आता है समझ में। आपको E की वैल्यू दे रखी थी, और प्रोटॉन को 0 से लेकर 0 से लेकर 1,2 तक लेके गए चार्ज को, ठीक है ना। चार्ज को यहां से यहां लेकर के गए हैं, यहां से यहां लेके गए हैं, तो यही हमारा DR है, पोजीशन वेक्टर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो मर्जी कह लो, यही है वो हमारा। तो उसको हमने खोज लिया इन पॉइंट से, क्योंकि x में वो 1 चला है और y में वो 2 चला, तो i कैप प्लस 2j कैप, 1i कैप प्लस 2, ये हमारा DR आ गया। इसको हमने E के साथ क्या करवा दिया? डॉट प्रोडक्ट करवा दिया, ताकि हमें वोल्टेज मिल जाए, डीवी मिल जाए। माइनस का साइन साथ साथ चलाना है, अब वो गलती नहीं करूंगा, माइनस का साइन साथ साथ चलाना है, ठीक है। तो चलाते लाओ, डीवी आ गया -8। अब डीवी तो डेल्टा वी है, वो तो डेल्टा वी है, VAB निकाला आपने, यानी डेल्टा वी निकाला आपने तो, और डेल्टा वी क्या होता है? VA माइनस VB, और VA बोल रखा है जी 0 ले लो, हमने ले लिया। जैसा सवाल वैसा जवाब। अबे जैसा सवाल वैसा उसकी डिमांड थी कि VA को 0 ले ले और VB निकाल, हमने निकाल दिया। VA को 0 लिया, VB ये रहा, ये -8 है, माइनस माइनस गया, VB आ गया 8 वोल्ट, खत्म। आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं, मैं बस आपको याद दिलवाता हूं कि टॉपिक है क्या। कभी भी कोई फ्री चार्ज आप इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दोगे या रख दोगे, तो उसके ऊपर क्या बीतती है एनर्जी के टर्म्स में, आइए सुनिए। फोर्स के टर्म्स में आपको पता ही है, एनर्जी के टर्म्स में बताता हूं उसके ऊपर क्या बीतती है। ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक, बहुत है, इतनी इतनी बहुत है। देख, मैंने इसके अंदर एक प्लस क्यू चार्ज रखा, एक माइनस क्यू चार्ज रखा। आप सभी बच्चे ये बात जानते हैं कि प्लस क्यू चार्ज, या भैया डायपोल नहीं है, ऐसा मत समझना डायपोल है, डायपोल नहीं है। प्लस क्यू चार्ज जो रखा है उसके ऊपर राइट साइड पर फोर्स लगती है क्यूई, है ना, और वो इधर भागना चालू कर देता है ना, वो इधर भागना चालू कर देता है। और माइनस वाले पर इधर फोर्स लगती है माइनस क्यूई, और वो इधर भागना चालू कर देता है। ये असल में होता क्यों है? अगर एनर्जी के टर्म से बोला जाए तो, अगर एनर्जी के टर्म से बोला जाए तो ये हुआ क्या? फोर्स के टर्म से मत बोलना, फोर्स के टर्म से हमने लिख दिया है, फोर्स के टर्म्स में हमने लिख दिया है कि क्यू इधर लगी तो इधर भागेगा, माइनस क्यू इधर लगी तो उधर भागेगा। एनर्जी के टर्म से बोलो, कोई चार्ज भाग ही क्यों रहा है? एनर्जी के टर्म्स में बताओ, कोई चार्ज भागा ही क्यों? आजा सुन, आजा सुन। मान लेके कोई पॉजिटिव चार्ज है, मान लेके कोई नेगेटिव चार्ज है, दोनों चार्जेस की बात करते हैं, ठीक है ना। पहले करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की बातें, फिर करेंगे वी यानी पोटेंशियल की बातें, ठीक है। दोनों बातें यहां पे लिख देता हूं, समराइज कर देता हूं इस टॉपिक को। पहले पढ़ा चुका हूं टॉपिक, ये टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं, बस समराइज कर रहे हैं। देखो बेटा, एक बात समझो, एनर्जी कैसे काम करती है। चार्ज भागा तो क्यों भागा? चार्ज भागा स्टेबल होने के लिए, सिंपल सी बात है। चार्ज भागा अपनी एनर्जी को कम करने के लिए। क्या बात सही है कि नहीं? स्टेबल होना ही चाहेगा ना, कोई भी चार्ज है, क्या वो स्टेबल नहीं होना चाहेगा? स्टेबल होना चाहेगा। इसीलिए तो वो सोचो, इमेजिन करो, एक प्लस चार्ज यहां पर रखा हुआ था जिससे फील्ड निकल रही थी, एक माइनस चार्ज रखा हुआ था जिसमें फील्ड घुस रही थी। ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा माइंड में, कोई बना के नहीं देगा। ये मैं बना के आपको दिखा देता हूं, लेकिन कोई बना के नहीं देगा। अपने माइंड में सोचना, कहीं से फील्ड निकली है तो वो कहां से आई होगी? प्लस से। किसी में फील्ड घुसी है तो वो किस में घुसी होगी? माइनस में। क्लियर बात? तो जब कोई पॉजिटिव चार्ज छोड़ा तो इधर भागा, क्यों? इधर भागा क्यों? स्टेबल होने के लिए। उसे अट्रैक्शन मिली, उसे प्यार मिला। स्टेबिलिटी मतलब प्यार, समझो, अपनी एनर्जी डिक्रीज करने के लिए, है ना। वो भागा क्यों? क्योंकि स्टेबल होना चाहता था, और स्टेबल होने का मतलब एनर्जी क्या करना बेटा? डिक्रीज करना। तो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, वो भी इसलिए भागा है क्योंकि वो एनर्जी अपनी डिक्रीज करना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। हां या ना बोलो, हां या ना बोलो। अच्छा, अब सोच, माइनस वाला उधर क्यों भागा? सेम जवाब है, सेम जवाब है। वो भी स्टेबल होना चाहता है, उसको भी प्यार मिल रहा है। कहां से प्यार मिला? प्लस की तरफ से। ये क्यों भाग रहा है? प्यार मिल रहा है माइनस की तरफ से। तो दोनों ही अपनी एनर्जी डिक्रीज करना चाह रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वो हमेशा ही क्या करेगी बेटा? डिक्रीज करेगी, स्टेबिलिटी अचीव करने की तरफ भागेगा, स्टेबल होने की तरफ भागेगा। क्या यह बात क्लियर है कि नहीं? क्या यह बात क्लियर है कि नहीं? सबसे पहले यह बात मुझे कंफर्म कर दो एक बार, आग वाला इमोजी लगा करके, आग लगा करके मुझे एक बार, क्योंकि इमोजी आपके पास है अभी, तो जो बच्चे अब सुन रहे थे मेरी बात को, एक बार जरा इमोजी वाली उस पर आ जाए चैट पर, और एक बार मुझे जरा आग लगा के बता दे क्या बात समझ में आई कि नहीं आई। क्या पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ही डिक्रीज नहीं करनी चाहिए? क्या क्या कोई इंक्रीज करने की सोचेगा अपनी पोटेंशियल एनर्जी? क्या सवाल ही नहीं उठता। क्यों अपनी जिंदगी में कोई भसड़ लाएगा? कोई अपनी जिंदगी में क्यों मुश्किलें बढ़ाएगा? अपनी मुश्किलें कम करेगा ना, प्रेम की तरफ भागेगा ना, या टॉक्सिसिटी की तरफ भागेगा? बेवकूफ है वो। अपना समय अगर टॉक्सिसिटी में गवा रहा है तो संभल जाए और फिजिक्स से ही कुछ सीख जाए। फिजिक्स ही बहुत कुछ सिखा देगी भाई। चार्ज भी नहीं भाग रहा, वो तो नॉन लिविंग है, तू तो लिविंग है। चार्ज भी नहीं भाग रहा ऐसी जगह जहां उसकी एनर्जी बढ़ती हो, घटने की तरफ ही भगा रहा है, ठीक है कि नहीं? तो ये भाग रहा है नेगेटिव की तरफ। मैं अब बनाऊंगा नहीं, आपको खुद सोचना है ये, ठीक है? आपको खुद सोचना है कि क्यों भागे। अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करने के लिए, ठीक बात है। अब आते हैं वी पर, अब बात करते हैं वी की। हां जी, आप ये बताइए, आप ये बताइए, चार्ज अभी यहां पर था, इस जगह पर था, यहां से यहां भाग गया, क्यों? क्यों भाई? यहां से यहां क्यों भागा? अब पोटेंशियल के टर्म्स में जवाब देना। अभी अपन ने एनर्जी के टर्म्स में डिस्कशन किया, पोटेंशियल के टर्म्स में जवाब दो, यहां से यहां क्यों भागा? क्योंकि वो एक पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ भागता है। कल बताया था कि नहीं?
और यह भी बताया था कि अगर आप फील्ड की दिशा में चलोगे तो पोटेंशियल गिरता है, फील्ड की दिशा में चलने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, यस और नो। फील्ड की दिशा में चलोगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, फील्ड की दिशा में चलने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। और चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर से लोअर ही भागता है, हां कि ना, हमेशा हायर से लोअर ही भागता है। तो भाई ये भी क्या कर रहा है, अपने पोटेंशियल को डिक्रीज करने की वजह से ही भाग रहा है, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, H2L, समझ गए ना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अच्छा अब नेगेटिव की बात करो, अब मेरे सामने नेगेटिव की बात करो, बताओ बताओ नेगेटिव चार्ज यहां से उल्टा क्यों भागा, उल्टा क्यों भागा, इधर से इधर क्यों भागा? पोटेंशियल के टर्म्स में जवाब देना, आपको हर तरीके से जवाब देना आना चाहिए। फोर्स लगी है, हां मैं मान गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा भागता, चल वो भी मान गया, हां एनर्जी डिक्रीज करने का, हां ठीक है। पोटेंशियल के टर्म्स में जवाब दे, अब पोटेंशियल के टर्म्स में जवाब दे, अब क्यों उल्टा भागा? क्योंकि बेटा वो हमेशा लोअर से हायर ही भागता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ ही भागता है, यानी उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, क्योंकि वो लोअर से हायर ही भागता है। समझिए बात को, समझिए। और इस पर सवाल आते हैं, इस कॉन्सेप्ट पर सवाल आते हैं। एक नेगेटिव चार्ज हमने फील्ड में छोड़ दिया, बताइए चार ऑप्शन है, क्या होगा? एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव चार्ज हमने फील्ड में छोड़ दिया, बताइए क्या होगा? पता होना चाहिए आपको। नेगेटिव चार्ज छोड़ोगे, एनर्जी तो डिक्रीज ही करेगी पर पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, क्योंकि वो लोअर से हायर भागता है। पॉजिटिव चार्ज छोड़ोगे, दोनों डिक्रीज करेंगे, एनर्जी तो डिक्रीज करेगा करेगा क्योंकि वो स्टेबिलिटी चाहता है, हायर से लोअर भाग रहा है तो लोअर साइड पर जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सवाल का जवाब चाहिए मुझे आपसे, सवाल का जवाब चाहिए मुझे आपसे। सवाल पढ़ दूं? चार्ज छोड़ा है और एक नेगेटिव चार्ज छोड़ा है फ्री इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंक दिए दोनों, पॉजिटिव फेंक दिया, नेगेटिव फेंक दिया। कह रहा है दे मूव इन अ डायरेक्शन वेयर पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी एनर्जी 30 सेकंड का समय, वो एक ऐसी दिशा में भागेंगे जहां उनकी एनर्जी क्या होने वाली है? 30 सेकंड का समय। करिए करिए आंसर जल्दी से। चलिए भाई 30 हो गए सेकंड पूरे। आई होप आप सभी ने आंसर सही दिया होगा। बेटा चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, पोटेंशियल एनर्जी अपनी कोई बढ़ने नहीं देना चाहता, दोनों ही डिक्रीज करते हैं। आंसर तो इसका सी है, आंसर तो इसका सी है। देखो यू मतलब एनर्जी, पॉजिटिव में भी डिक्रीज, नेगेटिव में भी, दोनों में डिक्रीज ही होनी है, ये बात तो पक्की है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फंस गए लगता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब समझ गए होगे। गलती सही समझोगे, गलती सही पकड़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो बेटा, एनर्जी तो भाई देखो ना, स्टेबिलिटी कौन नहीं अचीव करना चाहता लाइफ में। एक पॉजिटिव व्यक्ति भी होगा, अगर होगा तो मेहनत करके स्टेबल होना चाहेगा, और एक नेगेटिव व्यक्ति भी होगा ना, वो भी मेहनत करके या ना मेहनत करके, चोरी चकारी करके भी वो स्टेबल ही होना चाहेगा। एक क्रिमिनल क्राइम भी अगर कर रहा है तो वो भी शायद उसके माइंड में भी ये कि हाँ जी मेरे को सुख मिलेगा, मैं स्टेबल होऊंगा। और एक पॉजिटिव व्यक्ति, एक मेहनती व्यक्ति मेहनत कर रहा है शायद ये सोच के कि मैं स्टेबल होऊंगा। स्टेबिलिटी हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है। तो चाहे प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज हो, क्या फर्क पड़ता है? दोनों ही अपनी पोटेंशियल एनर्जी घटाएंगे, स्टेबिलिटी की तरफ दौड़ेंगे, ठीक है। चलिए नाम पढ़ लीजिए भाई अपने, हर्षल, अनुज, गणपति, आदर्श, रोहित, आशीष, आरडीएक्स यथार्थ, वाह भाई वाह, आयरन मैन वो, अंकेशु, प्रदीप। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये सवाल जो मैं लेकर के आया हूं ना, ये सवाल काफी मशहूर है नीट और जेईई के अंदर, बोर्ड में भी है, लेकिन इस चैप्टर में इतना नहीं है, आगे आने वाले चैप्टरों में यह लगता है। तो यह कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना पड़ेगा, मैं साइड में ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कैसे आएगा, ठीक है ना, और साइड में ही इसका आंसर भी दे रहा हूं। मतलब इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन मत समझना,
इस क्वेश्चन को आप टॉपिक समझना। ऐसे भी कुछ क्वेश्चन लाया हूं जिनसे टॉपिक बनता है, ठीक है ना। तो देखिए सवाल क्या है, कह रहा है एक प्रोटॉन है, उसे एक्सेलरेट किया गया रेस्ट से थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट, 500 वोल्ट। ये केमिस्ट्री की बातें आपने सुना होगा, एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, है ना, उसके बाद चार्ज को दौड़ाते हैं, चार्ज दौड़ता है एक कैथोड से एनोड या एनोड से कैथोड, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ चार्ज दौड़ के जाता है उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, है ना। ये वही वाली कहानी है। हम डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों प्लेट्स पर, दोनों इलेक्ट्रोड्स पर क्या लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, और हम चार्ज को एक्सेलरेट करवाते हैं। ये केमिस्ट्री की बातें हैं, फिजिक्स यहां पर काम आ रही है आपको, थैंक यू, ठीक है ना, काम आ रही है, समझे। अब सुनिए टॉपिक क्या है, ये पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं, है ना। आधे में टॉपिक पढ़ा देता हूं, ठीक है, और आधे में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आसान है, बहुत बहुत ईजी है, देखो वेरी वेरी इजी, और खासकर तब इजी है जब ये रेस्ट हो, ठीक है ना। और रेस्ट से ऊपर वैसे नहीं पूछता आपसे, और पूछेगा भी तो आप कर लोगे इसको, इतना मुश्किल नहीं है। सुनिएगा जरा, देखो एक बात बताओ, अगर एक चार्ज को, सुनिएगा सुनिएगा, अगर एक चार्ज को रेस्ट से, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यही मतलब होता है ना रेस्ट का, रेस्ट का ही मतलब होता है ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है ना। आपने उसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस देने का क्या मतलब होता है, आपने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड दी। गहरी बात बता रहा हूं, रहस्यमय बात है ये। पोटेंशियल डिफरेंस देने का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड देना। आप कभी भी किसी चीज को पोटेंशियल डिफरेंस देते हो ना, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड देने का मतलब होता है ये। और ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, और तब बच्चा पता समझ नहीं पाता, बच्चा कहता है सर ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ गई यहां पर। आपका चैप्टर नंबर 3 जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना, वहां पर जगह जगह पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सुनने को मिलेगा, और यही बोला जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। तो समझिएगा बात को, पोटेंशियल डिफरेंस लगाता है कैसे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ही दे रहे होते हैं असल में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो हमने क्या करना है, इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड देनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो यह दौड़ पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्यूई फोर्स लगेगी, आपको पता है, तो यह दौड़ पड़ेगा, है ना। ये जाएगा, ये भागेगा, और ये कुछ v जो है वो अचीव कर लेगा। थोड़े समय के बाद ये कुछ v यानी फाइनल वेलोसिटी कुछ अचीव कर लेगा, ठीक है ना। अब आपको बताना है कितनी काइनेटिक एनर्जी इसकी हो जाएगी बाद में, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तू फाइनल छोड़, तू मुझे बता इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी होगी। बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², बचपन में पढ़ा था आपने, अब डिराइव नहीं करा के दिखाऊंगा आपको। 11th क्लास का फॉर्मूला है, 9th में भी पढ़ा था आपने इसको, 11th में इसकी डेरिवेशन भी है, इवन 9 में भी डेरिवेशन है इसकी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी, क्यों, क्योंकि पहली वेलोसिटी 0 है, क्योंकि हाफ mu² 0 है, तो इसलिए u 0 है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी। लेकिन कुछ ना कुछ फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो होगी ना भाई इसकी। हाँ सर होगी, वो तो होगी हाफ mv²। तो हमने इस kf को क्या ले लिया, k ले लिया मान लो, ठीक है, समझ गए, बढ़िया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, हम यहां पर जो वर्क डन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स का, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स का, सॉरी, इलेक्ट्रिक फोर्स तो काम कर रही है, ये बात सही है आपकी, इलेक्ट्रिक फोर्स ही यहां पर काम कर रही है। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस जो होता है बेटा, वो डेल्टा k के बराबर होता है। ये टॉपिक मैंने आपको 11th में तो पढ़ाया था, जो बच्चे पढ़े थे मुझसे, और जो नहीं पढ़े थे वो इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में जाएं, बिल्कुल स्टार्टिंग में। इसको वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है जी। फॉर्मूला यही है, वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला यही है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप एक बात बताओ, ये जो वर्क डन है, ऑल द फोर्सेस की बात हो रही है, यहां पे तो है ही एक फोर्स, यहां पे तो हमने ली ही एक ही फोर्स है, हाँ या ना बोलो यार, यहां पर तो एक ही फोर्स की चर्चा हो रही है ना। तो इसलिए ये जो वर्क डन है, ये सीधा सीधा डेल्टा के बराबर हो गया। क्या बात समझ में आई, जो वर्क डन है वो सीधा सीधा डेल्टा के बराबर हो गया, ठीक, बढ़िया। अब डेल्टा के होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी का चेंज होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम में जो वर्क होता है वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो k है, और इनिशियल क्या है, इनिशियल 0 है, तो फाइनली निकल के क्या आ गया, ये k ही आ गया।
ये काइनेटिक एनर्जी आ गया। मतलब हुआ ये कि आप जितना भी वर्क डन करोगे, जितना भी वर्क डन करोगे, वो सब काइनेटिक एनर्जी में ही तब्दील हो जाएगा। जितना भी वर्क डन करोगे वो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी में ही जाएगा। जितना भी वर्क करेगा बेटा वो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी में ही जाएगा। तो भाई ये कितना वर्क डन होगा? अब बात आती है कितना वर्क डन करोगे। आपको पता है कि जो वर्क डन होता है, जो W होता है, वो Q डेल्टा V के बराबर होता है। हां या ना? पढ़ा है हमने इसको भी, हमने इसको भी पढ़ा। ये डंडी को यहां ले आता हूं थोड़ा सा, और हमने इस चीज को भी पढ़ा है बेटा। क्या पढ़ा है सर? कि जो वर्क डन होता है वो Q डेल्टा V के बराबर है। चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो वही तो वर्क डन ये रहा, वही तो ये वर्क डन है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम Q डेल्टा V को सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिख सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला और काम आएगा आपको। कब? एक फॉर्मूला कब काम आएगा? जब इस तरीके के सवाल आएंगे कि आप चार्ज को एक्सेलरेट करवा रहे हो, काइनेटिक एनर्जी ढूंढो। तो सीधा सीधा फॉर्मूला किसका मिल गया? ये छोटी सी डेरिवेशन थी, इतनी कोई मुश्किल डेरिवेशन नहीं है, ये बहुत आसान है। इसको डेरिवेशन मत समझना आप। मैं तो ये फॉर्मूला आपको दिखा रहा हूं आया कहां से। मैं सीधा ही बता सकता था, मैं इस कॉन्सेप्ट को सीधा भी बता सकता था आपको, पर मैंने सीधा नहीं बताया। मैंने बताया कि कहां से निकाल के लाए हैं भाई इसको। हमें पता है वर्क डन Q डेल्टा V के बराबर होता है, और यहां से वर्क डन जो आया वर्क एनर्जी थ्योरम से, वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल के ही बराबर आ रहा है। तो असल में वर्क डन ही था, यानी Q डेल्टा V ही था जो काइनेटिक एनर्जी में क्या हुआ? चेंज हुआ। ठीक, बस। तो ये किसका रिलेशन आ गया? दिस इज रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। कहां कहां काम आएगा आपको ये? आपको ये काम आएगा इस चैप्टर के अलावा और दो चैप्टरों में। एक आपके पास चैप्टर होगा एटम्स के नाम से, बाद में आएगा। एक चैप्टर आएगा डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, वहां भी काम आएगा। तो यह फॉर्मूला आपको दो जगह काम आने वाला है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इससे फेमिलराइज हो जाओ, इसको अपनी फैमिली बना लो, अपने फॉर्मूलों की लिस्ट में इसको भी जोड़ लो। कोई मुश्किल नहीं है। आपको पता है वर्क डन Q डेल्टा V के बराबर होता है, और 9वीं क्लास से आपको यह बात पता होगी कि वर्क डन और एनर्जी एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। तो वर्क डन की जगह पर काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, खत्म बात, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। समझ गए ना? जितनी जल्दी हो सके भाई फेमिलराइज हो जाए इस फॉर्मूले से आप। मेन बात यह है, आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो चार्ज दौड़ता है, तो भाई उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, यानी कितनी एनर्जी वो अटेन कर लेगा, अचीव कर लेगा जब दौड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आइए सवाल पर चलते हैं। कैरेक प्रोटॉन है जो कि एक्सेलरेट करता है रेस्ट से थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट, उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सीधा फॉर्मूला लगाना है, खत्म बात। सीधा फॉर्मूला लगाना है, काइनेटिक एनर्जी होगी जी Q डेल्टा V। Q डेल्टा V, कितना चार्ज होता है एक प्रोटॉन पर? जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है। भाई कितना चार्ज होता है प्रोटॉन पर? जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ये चार्ज आ गया प्रोटॉन का। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 500 है। कर दो मल्टीप्लाई, खत्म। निकाल लो आंसर, जूल में आएगा। हो गया खत्म। कुछ था इसमें? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको थ्योरी ना पढ़ाता, मैं सीधा ये बताता बेटा देखो एनर्जी जो है वो Q डेल्टा V के बराबर होता है, तो एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। ऐसा थोड़ी ना होता है। ये तो धोखा हो गया ना आप लोगों के साथ, कि सीधा ही बता दिया आकर। करते हैं ऐसे, टीचर्स देखे मैंने ऐसे करते हुए। वो सीधा बोल देंगे भाई देखो वर्क डन Q डेल्टा V के बराबर होता है। हाँ तो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी एक ही तो बात है बेटा। अच्छा 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 अच्छा, ओके, एक ही बात है क्या? ठीक है, बच्चा रट लेता है उसको, बच्चा रट लेता है, क्योंकि इसमें तो मेहनत लगती है ना, इसमें तो दिमाग लगता है। टीचर का नहीं, बच्चे का घिसना पड़ता है थोड़ा सा दिमाग बच्चे को, कि ये क्या आइटम है भाई, ये कहां से आया, इनिशियल 0 ये क्या है, फाइनल ये क्या लिखा, के क्या, ये करना पड़ता है ना भाई। तो इसलिए थोड़ा मत्था खपता है। बच्चे को क्या पसंद आता है? मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। जो कड़वा लगे वो थूक दो, ऐसा नहीं होता भाई, कड़वा भी खाना पड़ेगा। सिर्फ मीठा मीठा खा लिया और कड़वा थूक दिया, आपके लिए नुकसान करेगा। इसलिए अगर डाइट में गुड़ है, डाइट में रसगुल्ला है, डाइट में जलेबी है, तो डाइट में करेला भी होना चाहिए, डाइट में नीम भी होना चाहिए।
बेस्वादी चीजें भी होनी चाहिए। अगर तुम स्वादी स्वादी लेते रहोगे ना तो बीमार पड़ना तय है, यह बात ध्यान रखना। मैं सीधा आके ये बता सकता था, बोल देता एनर्जी क्यू डेल्टा वी के बराबर होती है, तालियां बजती, वाह 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 सर क्या पढ़ा दिया, बस बढ़िया पुट करा खत्म। ऐसा नहीं होता ना, थ्योरी है इसके साथ जुड़ी हुई, ठीक है, जो कि आपको जाननी है। वैसे 11th के कॉन्सेप्ट हैं सारे। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, आसान टॉपिक है, कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो इमेजिन करिए कि एक रिंग है, तो रिंग ऐसी होती है अंदर से खाली, और ये चार्ज्ड है, ये रिंग पूरी चार्ज्ड है, ठीक है ना, इस पर चार्ज आया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज इस पर आया हुआ है। जो सिलेबस में है बेटा वही करवाऊंगा, सिलेबस से बाहर भी करवाते हैं कुछ लोग, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। तो एक चार्ज रिंग है, मान लेते हैं क्यू चार्ज है उसके ऊपर, और रेडियस उसकी आर है, ठीक है, रिंग की रेडियस आर है। आपसे पूछा जाएगा बताइए सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, सेंटर को अपन ओ बोल देते हैं, तो आपसे पूछेगा वी एट ओ बताइए कितना है, ठीक है, V एट O यानी पोटेंशियल एट O। O का पोटेंशियल कुछ नहीं भाई, सीधा के क्यू बाय आर होता है, खत्म खत्म, ठीक है। कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, यूज में आता है इसलिए मैंने आपको बता दिया, अदरवाइज इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, मिलेगी भी नहीं, ढूंढ लो एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये पूछा जा सकता है आपसे के क्यू बाय आर, ठीक है ना। तो पूरी रिंग का अगर चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, तो सेंटर पर जो पोटेंशियल आएगा के क्यू बाय आर होगा। क्लियर बात, याद रहेगा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि सवाल बनता है, आप मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ क्या होगी। चैट ऑन कर रहा हूं, मुझे जवाब चाहिए आप सभी से। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ क्या होगी। पोटेंशियल तो ओ पे 0 है, पूरी रिंग का सेंटर पर पोटेंशियल देखा तो वो तो के क्यू बाय आर है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, शाबाश आरडीएक्स यथार्थ, हर्षल मलिक, दौलत, उज्जवल, सुहानी, रितिका, अन्नी, राघव, विदिशा, सौम्या, हरजोत, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, शाबाश। 0 होगी, इसमें कुछ सोचने वाला नहीं है, क्योंकि आपको पता है कोई भी रेगुलर ऑब्जेक्ट अगर होता है और वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, एनी रेगुलर पॉलीगन विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हैज 0 पोटेंशियल एट इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, पिछले चैप्टर में बताया था, याद कर रहा था कि मतलब आपको याद दिलवा रहा था कि याद है कि नहीं है। गुड है, गुड, अच्छी बात है, याद है तो बहुत बढ़िया। बस शांत, आगे बढ़ते हैं। ये जो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूं, ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं मिलता, लेकिन इसका सवाल मिलता है। एनसीईआरटी ऐसे भी खेल खेलती है, एनसीईआरटी टॉपिक नहीं देगी लेकिन सवाल में वो होगा, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स, इसको कोएलिसेंस कहते हैं प्यार से, ठीक है। मैंने ये वाले टॉपिक 11th में उदय बैच के अंदर भी करवाए थे, लेकिन तब मैंने मास की चर्चा करी थी, यहां पर चार्ज की चर्चा और पोटेंशियल की चर्चा होगी, तो चर्चा अलग अलग है यहां पे, ठीक है। मैं बताता हूं ये टॉपिक क्या है, इस पर सवाल आते हैं। और जेई और नीट का फेवरेट टॉपिक है ये कोएलिसेंस टॉपिक, देख लेना नाम क्या है इसका, कोएलिसेंस। जेई नीट फेवरेट है ये, और जब जेई नीट का फेवरेट है तो फिर बोर्ड का भी फेवरेट रहेगा भाई, है ना। बोर्ड का भी आजकल फेवरेट हो रहा है ये भी, ठीक है ना भाई। तो जेई नीट का जो कुछ भी फेवरेट है वो बोर्ड का फेवरेट तो हो ही रहा है, तो इसलिए आपको ये पढ़ना है। आइए समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं इससे, ठीक है। सुनिएगा, ऐसा है कि भाई हमारे पास ना छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, ठीक है, छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, बूंदे हैं, बूंदे। इमेजिन करो चार्ज्ड बूंदे हैं, ये बूंदे कैसी हैं, चार्ज्ड बूंदे हैं, सबके पास चार्ज है, ठीक है। सबकी रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है, सबकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर। सबके पास चार्ज है छोटा क्यू, है ना। और नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी है, मान लेते हैं अभी फिलहाल ये 9 है, वैसे आप नंबर इसका n भी ले सकते हो, ठीक है, नंबर हम इसका n भी ले सकते हैं। तो हाउ मेनी ड्रॉप्स आर देयर, n ड्रॉप्स, ऐसा मान लेते हैं। कितनी ड्रॉप्स है, n ड्रॉप्स है, ठीक है। और n ड्रॉप्स का रेडियस r है, चार्ज छोटा छोटा q सबके ऊपर है, इस पर भी q q q q q q q q q,
सब पर क्यू 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 चार्ज है, सबका आर 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 रेडियस है। ठीक है, बढ़िया। अब हुआ क्या, ये सब ड्रॉप्स को ना कंबाइन कर दिया गया, मतलब आसपास आसपास ड्रॉप्स रखी, ये सब कंबाइन हो गई और कंबाइन होकर ना एक मोटा बूंद बन गया, बड़ा बूंद, बिग ड्रॉप। ये छोटी छोटी ड्रॉप्स है, एंड ड्रॉप्स, इनको कोआलेस करके, इंग्लिश में कोआलेस बोलते हैं कि जुड़ जाना, जुड़ के बड़ा बन जाना। ये जुड़ के एक बड़ा स्फेयर बन गई है, जुड़ के एक बड़ा स्फेयर बन गई है, बड़ा स्फेयर बन गई है आर, कैपिटल आर रेडियस का। ठीक है, चार्ज इसके ऊपर मान लो कैपिटल क्यू आ गया है, आपको बताना इसका पोटेंशियल कितना होगा इसके टर्म्स में। ठीक है, यह क्वेश्चन आता है, यह क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, ये जो नया पोटेंशियल बनेगा इसको वी डैश ले ले, अभी के लिए वी डैश लेते हैं क्योंकि हम इसको वी ले लेंगे ना, हम इसको वी ले लेंगे तो इसको हम वी डैश लेते हैं। तो आपको वी डैश बताना वी के टर्म्स में कितना बनेगा। सवाल समझ में आ गया? पहले बताओ, सवाल समझ में आ गया? छोटी छोटी बूंदे थी, क्योंकि चार्ज था, आर 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 रेडियस थी, सब जुड़ करके एक बड़ा बूंद, मोटा बूंद बन गया। मोटे बूंद का वोल्टेज बताना आपको कितना आएगा, यह करना आपको। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि कोई भी स्फेयर अगर होता है, स्फेयर, तो उसका पोटेंशियल के क्यू बाय आर ही होता है। तो आप टेंशन कतई ना लें कि सर इसका फॉर्मूला क्या होगा। कोई भी स्फेयर अगर है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू बाय आर ही होगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाय आर ही है। आइए इसको सॉल्व करते हैं और मैं बताता हूं आपको कैसे सॉल्व होगा। देखो, कोई भी पहले एक बूंद पकड़ लो, वन ड्रॉप, कोई एक सिंगल ड्रॉप पकड़ लो, सिंगल ड्रॉप की बात करते हैं। ठीक है ना, इसका पोटेंशियल वी लिया है हमने, हाँ लिया है, तो क्या आएगा, के क्यू बटा आर। ठीक है, छोटा ड्रॉप जो लिया वो है के क्यू बाय आर, बढ़िया। ठीक है, एक ड्रॉप है। एन ड्रॉप्स अगर हो जाएंगी, एन ड्रॉप्स अगर हो जाएंगी तो पोटेंशियल क्या बन जाएगा, एन टाइम्स हो जाएगा भाई। सही बात है सर, क्योंकि समझो ना, एन ड्रॉप्स क्या करेंगी, सारी जुड़ती जाएंगी। ये सारी ड्रॉप्स क्या करेंगी, जुड़ेंगी, यानी ऐसे हो जाएगा। देखो, वी नेट अगर मैं लिखूंगा, इसका वी नेट लिखूंगा, है ना, तो के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय आर, ऐसे जुड़ता जाएगा ना। कब तक जुड़ेगा, एन तक जुड़ता जाएगा। इमेजिन करो, सारे जुड़ गए और एन तक जुड़ गया, तो सारा एन तक जुड़ के क्या बन गया, ये बन गया एन के क्यू बाय आर। कोई भी दिक्कत तो बताओ? नहीं सर, लेकिन ये तो थी पोटेंशियल की बात, जब ये जुड़ करके एक मोटी ड्रॉप बनेगी तो इसकी रेडियस भी तो बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी क्या? इसका कुछ रेडियस भी तो होगा, ये आर है ना, होगा ना, बड़ा आर हो जाएगा ना, क्योंकि ये सब छोटे आर जुड़ के एक बड़ा सा आर बन जाएगा। इमेजिन करना जरा। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि छोटा आर और बड़ा आर के बीच में रिलेशन क्या है, वो भी निकालते हैं। पहले एक बार पोटेंशियल लिख लिया हमने, एक ड्रॉप का पोटेंशियल लिखा, फिर एन ड्रॉप का लिख लिया, बढ़िया। ठीक है ना, अब इसका लिखते हैं बड़ी ड्रॉप का, बिग ड्रॉप की बात करते हैं। ये रही बिग ड्रॉप, ये बिग ड्रॉप है। बिग ड्रॉप का वी डैश क्या होगा सर, इसका वी डैश होगा के कैपिटल क्यू बाय कैपिटल आर। एकदम सही, अरे बोलो भाई, एकदम बढ़िया, के क्यू बाय कैपिटल आर, यही आएगा। ठीक है, अब सुनना, एक बात बताओ, जब ये सारी छोटी ड्रॉप्स जुड़ जाएंगी और बड़ी रेडियस बन जाएगी, कैपिटल आर जिसको हमने लिया है, इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे निकालोगे, वो भी लिखना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, तो मैं बताता हूं कैसे निकलेगा। हम ये बात जानते हैं कि जब भी कोएलेसेंस होती है, यानी ये ड्रॉप्स जुड़ती हैं, तो इनकी वॉल्यूम इकट्ठी होती है, लेकिन वो कांस्टेंट रहती है। भाई जितनी ये 9 थी, जुड़ के एक ड्रॉप बनी ना, तो वॉल्यूम तो फिक्स रहेगी। इन सबकी वॉल्यूम को टोटल करके इसकी वॉल्यूम के बराबर रख देंगे। आओ दिखाता हूं कैसे करेंगे। हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। ये समझ में आया? क्यों हो रहा है? समझो बेटा, समझो, ये कहानी समझो। छोटी बूंदें जब इकट्ठी होंगी तो जितनी जगह घेरेंगी वो तो उतनी रहेगी ना। लिक्विड की वॉल्यूम तो फिक्स रहती है, लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल, दबदे नहीं तो वॉल्यूम सेम कर सकते हैं ना भाई। इन 9 ड्रॉप्स की या एन ड्रॉप्स की वॉल्यूम हम इस बड़ी ड्रॉप के इक्वल कर सकते हैं। मुझे बताइए एन ड्रॉप्स का वॉल्यूम कितना होगा? तो सर ये होगा एन टाइम्स, एक स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। वाह भाई वाह,
वाह सर वाह, n टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब, छोटा आर लिया है, बिल्कुल लेना भी चाहिए। और ये बड़ा ड्रॉप है, बड़ा ड्रॉप है तो ये क्या होगा, ये होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। हाँ या ना बोलो, सही कह रहे हो सर, बिल्कुल सही। काटे, 4/3 से 4/3 गया, पाए से पाए गया, क्या बचा, क्या बचा सर, ये बचा n स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। और ये देख बेटा, अगर दोनों तरफ मैं क्यूब रूट कर दूंगा, करना ही पड़ेगा, क्यूब रूट कर दूंगा तो ये आ जाएगा n की पावर 1/3। यही होता है क्यूब रूट, क्यूब रूट का ये मतलब होता है, जब क्यूब रूट कर दूंगा तो n भी तो क्यूब रूट होगा, ये हो जाएगा n की पावर 1/3, ये हो जाएगा r और ये हो जाएगा कैपिटल R आफ्टर क्यूब रूटिंग। यहां से यहां कैसे लाया बेटा, क्यूब रूट करके, क्यूब रूट करके, समझ रहा है, n को 1/3 कर दिया, r क्यूब को r कर दिया, r क्यूब को भी r कर दिया। अब मुझे रिलेशन मिल गया है ना, अब मुझे क्या मिल गया, रिलेशन मिल गया, किसमें किसमें, कैपिटल आर और छोटे आर में। समझ बात को, कैपिटल आर छोटे आर में मुझे रिलेशन मिल गया, तो मैं काम कर सकता हूं, सुनियो ध्यान से, मैं काम कर सकता हूं, जब ये सारे जुड़ जाएंगे, इमेजिन जब ये सारे जुड़ जाएंगे तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, नेट चार्ज कितना हो जाएगा सर, क्यू 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 एन क्यू, है ना, छोटा क्यू प्लस छोटा क्यू प्लस छोटा क्यू प्लस छोटा क्यू करते करते एन तक, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एन क्यू। बहुत बढ़िया, बड़ा चार्ज जो बना है वो सब छोटे चार्जों को जोड़ के बना है, सही बात है, छोटे चार्ज जुड़ गए तो एन क्यू बन गया है। मैं यहां पर लिखूंगा के, क्यू की जगह पर लिखूंगा एन क्यू, और आर की जगह पर लिखूंगा एन का क्यूब रूट और छोटा आर। और बेटा एक बात ध्यान दे, के एन क्यू बाय आर ये इसका वाला वी नेट है ना, या फिर हम सिंगल ड्रॉप से भी कंपेयर करके देखें तो के क्यू बाय आर, एन को छोड़ यहां पे और एन 1/3 को छोड़ यहां पे, बाकी क्या आ गया, बाकी आ गया के क्यू बाय आर। और के क्यू बाय आर क्या है, के क्यू बाय आर है ये वाला v, ठीक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसको n की पावर 1/3 जो नीचे ऊपर जाके क्या बन जाएगी, -1/3, तो 1 - 1/3 ठीक है। और के क्यू बाय आर क्या आ गया बेटा, ये v आ गया, और 1 - 1/3 क्या होगा, एक में से अगर 1/3 चला गया तो 2/3 रह गया, एक का 1/3 गया, एक में से 1/3 चला गया तो 2/3 रह जाएगा, तो n की पावर 2/3 वोल्ट्स। दिस इज द न्यू वोल्टेज, दिस इज द न्यू वोल्टेज। बेटा प्योर मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है। फिजिक्स कहां कहां यूज हो रही है दिखाऊं, फिजिक्स कहां कहां यूज हो रही है समझ रहा है तू, बाकी मैथ है बेटा पूरी है। फिर से समझाता हूं, टेंशन ना ले, मुझे पता है पहली बार में तेरे को समझ में नहीं आया क्योंकि तूने 11th में काम नहीं करा। 11th में कोएलिशंस ऑफ ड्रॉप्स पढ़ाते हैं और 12th में सीधा यूज होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं डिराइव करके दोबारा दिखाता हूं आपको, दोबारा से सुनना। इमेजिन करो n ड्रॉप्स हैं, सब पर छोटे 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 चार्ज है, ठीक है, जब ये सारी कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बनेगा, सबका चार्ज जुड़ जाना चाहिए, बात तो सही है ना, सबका चार्ज जुड़ जाना चाहिए, जुड़ के क्या बनेगा, एन क्यू, क्योंकि एन ड्रॉप्स है तो एन टाइम्स क्यू हो गया, हो गया, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर, यहां पर भी छोटी ड्रॉप का जो पोटेंशियल है वो क्या है, के क्यू बाय आर। इसको करने की जरूरत नहीं थी, वैसे इससे भी कंपेयर कर सकते थे हम, लेकिन हमने नहीं किया। इससे भी कंपेयर ये हो सकता था, लेकिन जरूरत नहीं है, नेट पोटेंशियल निकालने की जरूरत नहीं है, इसको मैं हटाई देता हूं, इसको, ये आप कंफ्यूज ही हो गए इसको देख करके ना, इसको छोड़ दो, आप एक ड्रॉप को देखो बस, एक ड्रॉप का पोटेंशियल क्या आएगा, के क्यू बाय आर आएगा, ठीक, बढ़िया। अच्छा, हमने वॉल्यूम बराबर क्यों करी, क्योंकि बेटा ड्रॉप कंबाइन हो रही है, जितना वॉल्यूम पहले था बाद में भी उतना ही रहेगा, तो वॉल्यूम तो इक्वल होना ही चाहिए, वॉल्यूम तो इक्वल होना ही चाहिए, सही बात है। तो एन ड्रॉप्स का वॉल्यूम बराबर कर दिया बड़ी ड्रॉप के वॉल्यूम के, जो कट्टा काट दिया क्यूब रूट बना दिया, अब जो आ रहा है वो आ रहा है भाई, क्यूब रूट मतलब मैं मैथ्स है, मेरे हाथ में नहीं है अभी, मेरे हाथ से बागडोर निकल चुकी है भाई, मेरे हाथ से जा चुकी है बबुआ ओपी, वो ओएमजी गैंग, अब ओएमजी गैंग के पास जा चुकी है भाई बागडोर, ठीक है ना, इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, इसके आगे मुझे मैथ लगानी पड़ेगी, जितनी मैथ मुझे आती है वो मैं लगाऊंगा। तो यहां से क्यूब रूट कर लिया, क्यूब रूट करके बड़े आर छोटे आर के बीच में रिश्ता निकल आया, और रिश्ता निकाल करके मैंने यहां पुट कर दिया आर की जगह पर, आर की जगह पर एन की पावर 1/3 इंटू छोटा आर, और चार्ज टोटल कितना है, सारा जोड़ता जोड़ता एन क्यू चार्ज है, ठीक है ना। इस 1/3 को ऊपर लेकर के आया,
तो 1 - 1/3 बन गया 2/3, और बाकी जो कुछ बच गया वो एक ड्रॉप का पोटेंशियल था, सिंगल ड्रॉप का पोटेंशियल था। खत्म हो गई बात। अपने हाथ से करके देखना बेटा इसको, ठीक है। जेई मेन, नीट और बोर्ड्स का भी फेवरेट हो सकता है ये। बोर्ड में अभी तक तो नहीं आया, बोर्ड में अभी तक तो नहीं आया, लेकिन हो सकता है भाई आए, ठीक है ना। तो आपको ये करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपने हाथ से करके देखोगे ज्यादा क्लैरिटी आएगी। आइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, एकदम बोर्ड का टॉपिक है, आपके बोर्ड के सिलेबस में है, आपकी एनसीईआरटी के अंदर छपा हुआ है, मैं भी छाप के ले आया, डेरिवेशन है ये, ठीक है। ये बात कर रहा है शेल की, सुनिएगा ध्यान से बेटा, ठीक है। ये बात कर रहा है थिन स्फेरिकल शेल की। ये थिन स्फेरिकल शेल है, शेल मतलब अंदर से खाली है, अंदर एयर है, इसके अंदर इसके हवा है, बाहर भी इसके हवा ही है, और बस ये मेटल सरफेस है ना, ये मेटेलिक सरफेस है। समझ गए, समझ गए, इसमें कोई समस्या नहीं। शेल का मतलब, शेल मतलब फुटबॉल भाई, शेल मतलब फुटबॉल, शेल मतलब फुटबॉल। फुटबॉल के अंदर भी हवा होती है, हां, और बाहर तो होती है, और बस उसकी जो स्किन होती है वही है। तो ऐसे ये भी कंडक्टर है, कंडक्टर है, अंदर एयर है और बाहर भी एयर है, बाकी मेटल का है, ठीक है। अब आइए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। देखो, चार्ज जो भी कुछ होगा वो सिर्फ इसी के ऊपर होगा, मेटल के ऊपर। अंदर हवा में तो चार्ज रहता नहीं है ना यार, हवा में तो चार्ज होता नहीं, बाहर भी चार्ज नहीं होता, तो चार्ज कहां होगा? चार्ज होगा इसके सरफेस पर, ये रहा, चार्ज होगा इसके सरफेस पर। क्यू चार्ज है, ठीक है, क्यू चार्ज है। आपसे अब क्या किया जाएगा, 3 पॉइंट्स पर पोटेंशियल पूछा जाएगा। कौन कौन से 3 पॉइंट होंगे वो? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो पढ़ी थी, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो पढ़ी थी पिछले चैप्टर में, वैसा ही है। अब पोटेंशियल की बात होगी। अब भैया पोटेंशियल जो है 3 पॉइंट्स पर बात करेगा, एक इनसाइड पॉइंट, दूसरा सरफेस पॉइंट, तीसरा आउटसाइड पॉइंट। तो पहला क्या है? अच्छा, पहला है व्हेन P इज आउटसाइड, यानी ये जो कैपिटल R रेडियस है ना, उससे ये छोटा r जो है वो बड़ा है, यानी बाहर कहीं बात हो रही है, बाहर कहीं बात हो रही है, इधर बात हो रही है, ठीक। टेढ़ा चला गया क्या? ये P पॉइंट है, ठीक है ना, और ये है छोटा r, ठीक है, ये छोटा r है। तो पहले बात हो रही है आउटसाइड पॉइंट की, ये आपका आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट, ठीक है। अब सुनिएगा, ध्यान से सुनना, कभी भी आउटसाइड पॉइंट की चर्चा होती है तो आपने एक बात ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है सर? आपने सारा चार्ज सेंटर पर कंसंट्रेटेड मानना होता है, क्योंकि आउटसाइड पॉइंट कितना भी दूर हो सकता है। तो आपने सारा का सारा चार्ज कहां मानना है? सेंटर पर इकट्ठा हुआ हो, ऐसा मानना है। देखो लिखा भी हुआ है, वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल इज एज एंटायर चार्जेस। देखो क्या लिखा, इज एज एंटायर चार्जेस कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। ये लिख लेना आप, ये डेरिवेशन में अंग्रेजी लिखी जाएगी। वी कंसीडर वंसीडर लिखना जो पड़ता है ना, वो लिखना पड़ेगा आपको यहां पर। तो कंसीडर करना पड़ेगा सारा चार्ज कहां पे है? सेंटर पे है। और मुझे बताओ अगर कहीं सेंटर पर चार्ज क्यू है और उससे छोटे r डिस्टेंस पर आप कहीं पोटेंशियल देख रहे हो, तो कैसे लिखोगे उसको? बताइए, अगर कोई पॉइंट चार्ज है बेटा Q, है ना, अगर कोई पॉइंट चार्ज Q है, उससे r डिस्टेंस पर कोई P पॉइंट है जहां पर आपको पोटेंशियल पता करना है, क्या लिखोगे? कुछ नहीं लिखेंगे सर, KQ/R लिखेंगे, बस वही है, वही करना है यार, कुछ नहीं है भाई। VP निकालना है आपको, हां, तो KQ बटा स्मॉल r, KQ बटा स्मॉल r, ये है आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट के लिए खत्म, यही था। बाहर के पॉइंट के लिए आपने ये पूरा R लेना पड़ेगा, सेंटर से लेके आउटसाइड पॉइंट तक पूरा R आपको यहां रखना है। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल चीज थी, एकदम सिंपल चीज थी। अब बात करते हैं सरफेस पर होगा तो क्या होगा। सरफेस पर आते हैं अब, ठीक है। ये देख, ये रहा शेल, तू कहां पे है बेटा? तू सरफेस पर है इस टाइम, सरफेस पॉइंट की बात कर रहा है। ये चार्ज्ड है, ठीक है, ये चार्ज्ड है, इसकी रेडियस कैपिटल R है और चार्ज इसका कैपिटल Q है, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। अब आप सरफेस वाले पॉइंट पर हो, दिस पॉइंट इज सरफेस पॉइंट। बताइए बेटा सरफेस पॉइंट के लिए क्या करेंगे पोटेंशियल का? अबे कुछ नहीं, अभी ड्रॉप खेला तो है,
अभी ड्रॉप्स के साथ खेला तो था, कहां गया? ये तो सेंटर की बात हो रही है, ये तो रिंग है वैसे भी, कहां है? ये भी तो स्फेयर होती है। ये बिग ड्रॉप क्या है? स्फेयर ही तो है, और स्फेयर के सरफेस पे ही तो जान रहे हैं, इसी जगह पर तो जान रहे हैं भाई। इसके भी तो इसी जगह पर जाने हैं, यहां छोटा आर लेके यहीं तो जाने हैं, सरफेस पर तो कुछ नहीं है भाई, कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई टेंशन नहीं। सरफेस पॉइंट की बात हो रही है, हाँ हो रही है, ठीक है भाई। तो ये पॉइंट पी ले, पी पॉइंट ले लिया, तो वीपी क्या होगा? के क्यू बाय कैपिटल आर, ध्यान रहेगा। ये पूरा रेडियस लेना पड़ेगा आपको, वही सेंटर पर चार्ज मान के उससे कुछ डिस्टेंस पर आप देख रहे हो, तो के क्यू बाय कैपिटल आर ही आएगा, के क्यू बाय कैपिटल आर ही आएगा। ये था सरफेस पॉइंट की चर्चा, ठीक है ना, ये है सरफेस पॉइंट की चर्चा। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं और आप जवाब देना इस चीज का, आप जवाब देना। अगर मैं इनसाइड पॉइंट पर हूं, यहां पर हूं, अंदर हूं, और मान लो ये सेंटर से x दूरी है, सेंटर से x दूरी है, ठीक है, तो यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, है ना? इसको मैं x पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है। तो मुझे बताइए, ये आ गया इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट, और इनसाइड पॉइंट यानी Vx निकालना आपको, कितना आएगा ये? चैट ऑन कर दिया मैंने, लिखिए आप, चैट ऑन कर दिया, लिखिए। सेंटर से x डिस्टेंस पर किसी इनसाइड पॉइंट पर आप हो कितना आएगा पोटेंशियल? पोटेंशियल कितना आएगा? बच्चे लिख रहे हैं 0 आएगा, बच्चे लिख रहे हैं 0 आएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हर बात का जवाब तुम 0 देते हो क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी x पॉइंट पर, ये बताओ। छोड़ो पोटेंशियल को, गोली मारो, पोटेंशियल को गोली मारो, आप मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी होगी? किसी भी कंडक्टर में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? हां, अब सही है, अब बोल रहे हो 0, वो सही है, बिल्कुल। इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो पोटेंशियल कितना होगा? सही है बेटा, अंदर का कोई भी पॉइंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, नो डाउट, इसमें मुझे भी कोई शक नहीं, आपको भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप मुझे बताइए पोटेंशियल कितना होगा? कुछ बच्चे यहां पर लिख रहे हैं के क्यू बाय एक्स, के क्यू बाय एक्स, कुछ बच्चे लिख रहे हैं के क्यू बाय आर माइनस एक्स, मतलब वो यहां से सोच रहे हैं कि इधर से पोटेंशियल यहां गिरेगा, इस पर जाकर के, है ना, यहां चार्ज है तो यहां से यहां पोटेंशियल जाके गिरेगा। अच्छी सोच है आपकी, अच्छी सोच है, मैं तारीफ करता हूं, मैं तारीफ करता हूं आपकी सोच की। कुछ बच्चे अभी भी 0 लिख रहे हैं, 0 लिख रहे हैं, कह रहे जी 0 होगा, फील्ड नहीं है तो सर पोटेंशियल कहां से होगा? ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, फील्ड नहीं है तो सर पोटेंशियल कहां से होगा, है ना, है ना, फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल कहां से होगा? ये भी आपकी सोच हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई जवाब देना है? और कोई जवाब देना है? एक बच्चा लिख रहा है सेम होगी, सेम, चलो ये भी कंसिडर कर लेते हैं सेम। अब सेम का क्या मतलब है ये मुझे नहीं पता, क्या सेम, किसके सेम? मेरे सेम, तेरे मुंह के बराबर, क्या मेरे मुंह के बराबर? सेम का क्या मतलब होता है? कांस्टेंट को, अब कांस्टेंट भी आ गया, चलो सेम और कांस्टेंट तो एक ही बात है। किसके कांस्टेंट भाई? अब किसके कांस्टेंट, लल्लू लाल कहीं के? चल सुन अब सुन बेटा, सुन, कहानी सुन, कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मैंने पोटेंशियल निकाला था, मैंने पोटेंशियल निकाला था, वो भी इनसाइड कंडक्टर निकाला था, इनसाइड कंडक्टर निकाला था। आओ निकाले, इनसाइड कंडक्टर कितना पोटेंशियल होता है? आंसर है इनसाइड कंडक्टर उतना ही पोटेंशियल होता है जितना सरफेस पर होता है। मतलब इनसाइड पॉइंट और सरफेस पॉइंट में कोई फर्क नहीं है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक बार कान से ऐसे हिला के मैल निकाल दो और फिर मेरी बात दोबारा सुनना। जितना पोटेंशियल सरफेस पर है उतना ही पोटेंशियल अंदर किसी भी पॉइंट पर मिलेगा आपको, सेम मिलेगा, एकदम सेम, यानी के क्यू बटा कैपिटल आर ही होगा, ना तो छोटा एक्स, ना तो आर माइनस एक्स, ना तो 0, सेम एज सरफेस। ये आंसर है इसका। अब आप सोचोगे ऐसे कैसे सर, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, हम कैसे मान ले? अंदर सब पर एक ही पड़े, ऐसे थोड़ी ना होता, ये क्या बात हुई? फील्ड नहीं है, पोटेंशियल कहां से होगा सर, कैसी बातें कर रहे? तो भाई ऐसा है, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, फील्ड के 0 होने से पोटेंशियल 0 हो जाएगा, ऐसा आपसे कहा किसने?
फील्ड के जीरो होने से पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, ऐसा आपसे कहा किसने? फील्ड के जीरो होने से पोटेंशियल डिफरेंस शायद जीरो हो जाए पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। मैं बताता हूं क्यों। इधर देख, तुझे पता है, इधर देखियो, यहां देखियो, यादों की बारात कल वाली क्लास की। बेटा ई होता है डीवी बाय डी आर विद अ माइनस साइन। सभी को याद है ये सभी को याद है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि आप वोल्टेज को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा, है ना। अब आपको यह बात पता है कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है ना, बोलो। अंदर के इनसाइड पॉइंट पर ई इनसाइड तो जीरो है, तो मैंने यहां पे जीरो पुट कर दिया। अब एक बात बता, किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन अगर जीरो होता है तो वो चीज क्या होती है? कांस्टेंट होती है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही आता है ना, समझ रहा है कि नहीं? कोई भी कांस्टेंट अगर डिफरेंशिएट हो रहा है तो आंसर तो जीरो ही आएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इनसाइड पर जीरो है तो डीवी बाय डीएक्स जीरो, और डीवी बाय डीएक्स का जीरो होने का मतलब यह नहीं होता, डीवी बाय डीएक्स के जीरो होने का यह मतलब नहीं होता कि वहां पे वी भी जीरो हो गया ना, कतई नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस शायद जीरो हो सकता है, पोटेंशियल जीरो नहीं है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है बेटा, मैथ सही है। यानी v इज कांस्टेंट। और कितना कांस्टेंट है फिर? बोले उतना कांस्टेंट जितना सरफेस पर होता है, सरफेस के बराबर ही अंदर मिलेगा आपको। तो इनसाइड पॉइंट पर भी के क्यू बाय कैपिटल आर ही होगा, सरफेस पर भी के क्यू बाय कैपिटल आर ही होगा। थ्योरी पढ़ लो। व्हेन p इज इनसाइड द शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द शेल इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। Hence V is constant everywhere inside the shell। जहां मर्जी घूम लो, यहां घूम लो, यहां घूम लो, यहां 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 ओ बाहर आ गए, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर 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 इधर, सारा इक्वल पोटेंशियल सरफेस है ये, सारा ईपीएस है ये, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, सब का सब सेम पोटेंशियल पर है। पर तू जैसे ही इसको छोड़ के बाहर निकल गया ना, बस फिर पोटेंशियल घटेगा, फिर पोटेंशियल घटेगा। इसका ग्राफ भी करना है तूने, आजा ग्राफ भी करवाऊं। और क्या लिखा हुआ है? एंड इक्वल टू वी एट द सरफेस। इसका ग्राफ देख, अब फटाफट आजा। पोटेंशियल डिस्टेंस, क्या कहानी चल रही है भाई? कहानी यह चल रही है कि सर जब आपका डिस्टेंस बिल्कुल जीरो है तो भी पोटेंशियल है ना, तो भी पोटेंशियल है। कितना? के क्यू बाय कैपिटल आर। मतलब आप यह कहना चाह रहे हो सर कि सेंटर पर भी पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सरफेस पर है? हां, जितना सरफेस पर पोटेंशियल है उतना ही सेंटर पर भी होगा, और सेंटर पर भी के क्यू बाय कैपिटल आर ही होगा, क्योंकि सरफेस पर भी के क्यू बाय कैपिटल आ रही है। इसलिए ग्राफ ऐसे स्टार्ट होता है। ये सेंटर की बात हो रही है ना, जब डिस्टेंस क्या हो गया? जीरो। व्हेन एक्स इज जीरो, एक्स जीरो है तो भी पोटेंशियल जो है वो के क्यू बाय आर है। और फिर आप आगे बढ़ते गए, फिर आप आगे बढ़ते गए, 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 यहां भी ऐसे ही बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, आप एक्स बराबर आर के आ गए हो। तो तब तक ये बिल्कुल सीधा चलेगा ग्राफ, कांस्टेंट। यही मतलब होता है ना, कांस्टेंट का ये मतलब होता है कि ग्राफ बिल्कुल सीधा चलेगा। समझ पा रहा है लल्लू लाल कहीं के? बात समझ में, दिमाग में घुस रही है बात? बेटा आप जब सेंटर पर हो, एक्स जीरो का मतलब सेंटर है, एक्स जीरो का मतलब सेंटर है, और एक्स आर का मतलब सरफेस है, और इससे बीच में कहीं भी हो गए तो ये सब इनसाइड पॉइंट ही तो है मेरे लल्लू। समझ रहा है? ये सारे इनसाइड पॉइंट ही तो हैं, सब पर के क्यू बाय कैपिटल आर ही होगा। और उसके बाद जैसे ही आप बाहर निकलोगे, है ना, जैसे ही आप बाहर निकलोगे, जैसे ही आप आ जाओगे आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट पर, यानी एक्स को बड़ा कर दोगे आर से, है ना, एक्स डिस्टेंस अगर है तो आप उसको बड़ा कर दोगे आर से, तो फिर ये ऐसे गिरेगा, है ना, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे गिरेगा। बेटा फील आ गई है तो एक बार फायर वाला इमोजी हो जाए, फील आ गई है तो एक बार आग लगा दो जल्दी से, है ना, फील आ गई है तो एक बार आग लगा दें,
पी ला गई तो एक बार आग लगा दो बेटा, क्योंकि उसके बाद तो फिर है ना आर ऐसा हो गया ना, फिर तो के क्यू बाय स्मॉल आर हो गया ना, और स्मॉल आर बढ़ता जाएगा तो पोटेंशियल फिर घटता जाएगा। तो बाहर तो घटता है ना, बाहर तो ऐसा है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है ना, फिर तो ये घटेगा। बात समझ में आ गई तो बेटा फायर इमोजी हो जाए एक बार जल्दी से फटाफट से, है ना। इमोजी आप बना सकते हो अभी भी, है ना, इमोजी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, चैट बंद है, इमोजी बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ईपीएस पर आते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, है ना। मैंने आपसे कहा था लोकस पता करके आना क्या होता है ना। एक बच्ची ने मुझे फोटो भेजी, कह रही सर हमारे बायो में भी लोकस होता है। उसका मतलब पता नहीं क्या था, मेरे समझ में तो नहीं आया, पर ठीक है चलो कोई नहीं, छोड़ो, आसान कर दिया है, लैंग्वेज आसान हो गई है, ठीक है ना। सुनिएगा, ऐसा कोई भी सरफेस जिस पर सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल के हों, देखो लिखा हुआ है एनी सरफेस है सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। सरफेस के सारे पॉइंट अगर एक ही पोटेंशियल के होंगे वो कहलाएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बहुत आसान डेफिनेशन हो गई है, लोकस पोकस छोड़ दे, ठीक है ना, रहने दे, है ना। जैसे सरफेस किसी चार्ज कंडक्टर का होता है, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था, कि भाई ये कोई चार्ज कंडक्टर है मान लो, है ना, ये कोई चार्ज्ड कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई चार्ज्ड कंडक्टर है, इसका चार्ज Q है। मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताना बेटा जी, मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताना, इसकी रेडियस R है, मुझे सिर्फ इतनी बात जाननी है आपको, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल, सरफेस वाला पॉइंट का पोटेंशियल बताइए कितना होगा। सर KQ बाय R होगा, ठीक बात है बेटा। यहां का पोटेंशियल क्या होगा, यहां का सर ये भी R है तो KQ बाय R ही होगा। सर यहां का पोटेंशियल बताइए, यहां का KQ बाय R ही होगा। यहां का पोटेंशियल बताइए, यहां का KQ बाय R ही होगा। यहां का पोटेंशियल बताइए, यहां का KQ बाय R ही होगा। यहां का पोटेंशियल बताइए, यहां का KQ बाय R ही होगा। यहां का सरफेस पर बैठे सारे पॉइंट KQ बाय R ही है, वो भी कैपिटल वाला R। और मैं तो ये कहूंगा कि अंदर के पॉइंट्स भी हैं, लेकिन अभी अंदर के पॉइंट्स का डिस्कशन अभी नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो एक स्पेशल केस था ना, शेल वाला, ये तो शेल का एक स्पेशल केस था। अब कोई और कंडक्टर आ गया तो फिर तब नहीं चलेगा ना, ये तो शेल की बात हो रही है। तो मैं अभी सिर्फ सरफेस पर बात कर रहा हूं। देखो क्या लिखा, सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, एग्जांपल आपको ये बोल रहा है, ऐसा एग्जांपल आपको दिया हुआ है ना। तो मुझे बताओ क्या इस कंडक्टर का सरफेस अपने आप में इक्वी पोटेंशियल सरफेस है या नहीं है, बताइए। यस लिख के बता दो, या आग वाला इमोजी भेज के बता दो, जैसे मर्जी बता दो। मुझे बताओ, इस सरफेस के क्या सारे पॉइंट अपने आप में जोड़ दिए जाएं तो क्या ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस नहीं है क्या ये ईपीएस नहीं है क्या इस पर सारे ही पॉइंट आर रेडियस पर नहीं है क्या, जितने भी होंगे, ये भी क्या ये पूरा स्फेयर ही इक्वी पोटेंशियल सरफेस नहीं होगा क्या, होगा। बहुत बढ़िया। आइए कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं ईपीएस की, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज सुनिए। नो वर्क डन मूविंग Q ऑन ईपीएस, शॉर्ट में लिखा हुआ है, बड़ा इलेबोरेट करके समझाता हूं, एक एक करके हर पॉइंट को समझाऊंगा। पहला पॉइंट सुनिए ध्यान से, कह रहा कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा अगर आप एक चार्ज को ईपीएस पर लेके जाते हो तो, ईपीएस पर मूव करवाते हो तो। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2। मैंने क्या किया, मैं एक चार्ज को इस 1 पॉइंट से उठा करके चलाता 2 पर ले आया, ठीक है। तो मैंने कितना वर्क डन किया है कैसे पता चलेगा, बोले ऐसे पता चलेगा कि भाई वर्क डन होता है Q डेल्टा V, हाँ या ना बोलो, होता है ना, वर्क डन Q डेल्टा V होता है कि नहीं होता, होता है सर, होता है। तो ये बता कि इस पॉइंट का पोटेंशियल है V1, हाँ सर, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V2, हाँ सर, और दोनों सेम पोटेंशियल पर हैं, हाँ सर, सही कह रहे हैं सर आप, V1 और V2 तो बराबर हैं, क्योंकि ये तो ईपीएस है, जितना पोटेंशियल यहां है उतना यहां भी है। तो इसका मतलब अगर मैं वर्क डन करवाना भी चाहूं, अगर मैं Q चार्ज को चलाता यहां से यहां लेके आना भी चाहूं,
तो भाई ये V2 माइनस V1 करना पड़ेगा मुझे, क्या लगता है, क्या लगता है, हाँ या ना? और V2 V1 दोनों बराबर हैं भाई, इसलिए जीरो हो गया। तो चार्ज इंटू जीरो इज जीरो, यानी कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा बेटा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ आई होप, पहला पॉइंट क्लियर हुआ आई होप के नहीं, पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? कभी भी आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को चलाओगे, कोई वर्क डन करने की आवश्यकता नहीं है, कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं है। चार्ज को उठाओ, कहीं भी ले जाओ, दर 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 दर, और वापस यहां लाके रख दो। आपने कोई वर्क डन नहीं करा, करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है। V1 V2 बराबर है, यानी देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, यानी डेल्टा V इज जीरो, और डेल्टा V जीरो तो बेटा वर्क डन भी जीरो। सीधी बात, नो बकवास। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है तो वर्क डन भी नहीं है, अगर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है तो काम भी नहीं होगा, वर्क डन भी जीरो है, सीधी बात। ये था पहला पॉइंट। दूसरे पर आते हैं, दूसरे पर आते हैं। एक इक्वी पोटेंशियल पकड़ने का ना बेहतरीन तरीका बताता हूं, बेहतरीन तरीका। ये तो चलो ठीक है, ये तो आपको टेक्निकली लिख लग के देखना पड़ेगा कि वर्क डन हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन एक बेहतरीन तरीका बताता हूं आपको ईपीएस पकड़ने का। यह ध्यान रखना कि ईपीएस को ना इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर चीर के निकलता है हमेशा। जैसे फ्लक्स का था ना, फ्लक्स याद है कि नहीं? फ्लक्स में भी यही था कि चीर के निकले, यहां भी ऐसा ही सीन है। ईपीएस की पहचान यह है, ईपीएस की इलेक्ट्रिक इक्वी पोटेंशियल सरफेस की पहचान यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको परपेंडिकुलर निकलती है, ऐसे चीर के। अब फ्लक्स तो टेढ़ा भी निकल सकता था ना बेटा, चीरेगा तो है, सही बात है, फ्लक्स भी चीरता है, लेकिन वो तिरछा भी चीर सकता है ना, तो एंगल निकाल सकते हो आप उसका। लेकिन ये तो 90 है, ये तो 90 ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है ईपीएस से। आप मुझे बताओ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी अगर ये चार्ज है तो? चार्ज बना दूं इस पे, ये लो चार्ज है, ये चार्ज आ गया जी इसके ऊपर, है ना, ये चार्ज्ड कंडक्टर है। बताइए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी यार? ऐसे ही तो होगी, ऐसे ही तो होगी, ऐसे ही तो होगी, ऐसे ही तो होगी। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये है, और इससे 90 डिग्री पर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? सही सही बताना जरा, सही सही बताना भाई। हाँ मेरे बच्चे, सही सही बताओ जरा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो इस सरफेस से 90 डिग्री पे निकल रही है कि नहीं निकल रही? निकल रही है कि नहीं निकल रही? 100% ट्रू बात है भाई। दूसरा वाला पॉइंट भी 100% ट्रू है, दूसरा वाला पॉइंट भी 100% ट्रू है। ईपीएस से हमेशा 90। और मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, अभी मैं और एग्जांपल दूंगा, और आप चारों पॉइंट वेरीफाई करना, चारों पॉइंट वेरीफाई करना। मेरी बात मानो, थोड़ा सा सब्र रखो बस। अभी तो केवल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, आपको मैं ये अप्लाई करके जब दिखाऊंगा ना, तब आप कहोगे वाह सर मजा आ गया, मजा आ गया सर, सारी प्रॉपर्टी चमक गई दिमाग में। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? जब भी ईपीएस के ऊपर चार्ज घुमाओगे वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, वर्क डन जीरो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर चीर के निकलेगी, ये दूसरा है। तीसरा, ईपीएस हमेशा क्लोज मिलते हैं जहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यह मुझे आपको बना के दिखाना पड़ेगा, यहां से नहीं बता पाऊंगा, ये मैं इस वाले एग्जांपल से नहीं बता पाऊंगा। अभी आगे जाके देखेंगे इसको, अभी पढ़ लो सिर्फ, अभी इसको सिर्फ पढ़ लो, हजम नहीं होगा ये तीसरा पॉइंट हजम नहीं होगा। मुझे डायग्राम और बनाने पड़ेंगे, ईपीएस और दिखाने पड़ेंगे आपको, तब होगा। क्या लिखा हुआ है? ईपीएस इज क्लोजर इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हुई तो गैप बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो एक ईपीएस यहां बना, दूसरा ईपीएस यहां बना, तीसरा यहां बन गया, चौथा यहां बन गया, पांचवा यहां, इसका मतलब फील्ड स्ट्रांग हो रही है, इसका मतलब फील्ड स्ट्रांग हो रही है। और सोचो अगर एक ईपीएस यहां बना, है ना, दूसरा यहां बना, तीसरा यहां बना, चौथा यहां बना, तो मतलब फील्ड वीक हो रही है। ईपीएस बहुत कुछ बताता है फील्ड के बारे में। इक्वी पोटेंशियल सरफेस की जो गैपिंग होती है ना, गैप्स, ये गैप देखो जरा, छोटा गैप है, गैप बढ़ गया और गैप बढ़ गया, यहां देखो गैप बढ़ा है, गैप घट गया, गैप घट गया, गैप और घट गया। ये जो गैपिंग है ना ईपीएस की, बहुत कुछ बताती है, आगे जाके देखेंगे, अभी समझ नहीं आएगा, अभी हजम नहीं होगा। ये तीसरा पॉइंट अभी हजम नहीं होगा। चौथे पर आते हैं, नो इंटरसेक्शन ऑफ ईपीएस। ये भी सही बात है, इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है, ये तो ओके है ना, इंटरसेक्शन नहीं होता, दो ईपीएस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, है ना, पैरेलल चलेंगे एक दूसरे के, ठक 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 पैरेलल चलते हैं, ये कटते पटते नहीं, एक दूसरे को काटते नहीं, इंटरसेक्शन नहीं होता इनका, ठीक है ना। बाकी आपको दिखेगा भी नहीं कभी इंटरसेक्शन होता हुआ। आइए ईपीएस बना के देखते हैं। आपके सिलेबस में है डायग्राम बनाना,
ईपीएस का डायग्राम आपके सिलेबस में, इसलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आओ, एक पॉइंट चार्ज का ईपीएस कैसा होता है तो समझिएगा और सुनिएगा, बहुत ही प्यारे तरीके से समझाऊंगा ईपीएस बनते कैसे हैं, ठीक है। आप मुझे बताओ, ये चार्ज अगर क्यू है, इससे अगर मैं एक डिस्टेंस पर, कुछ डिस्टेंस पर यहां पर पोटेंशियल देखूं, और ऐसे ही मान लो ये स्मॉल आर है ना, और यहां से भी मैं स्मॉल आर पर ही देखूं, और यहां से भी मैं स्मॉल आर पर ही देखूं, और यहां से भी मैं स्मॉल आर पर ही देखूं, और यहां से भी मैं स्मॉल आर, और यहां से भी मैं स्मॉल आर, और यहां से भी मैं स्मॉल आर पर ही देखूं, और ये सारे पॉइंट, ये सारे इमेजिनरी पॉइंट जरा जोड़ दूं तो क्या बनेगा, क्या बनेगा? ये कौन सी शेप है भाई? ये शेप तो बताओ बेटा, ये शेप तो बताओ जरा, कौन सी है? कोई तो मुझे बताओ ये शेप कौन सी है, कोई तो मुझे बताओ ये शेप कौन सी है। ये स्फेयर है भाई। एक चार्ज, एक चार्ज, एक चार्ज अपने अराउंड ऐसे ईपीएस बनाता है। आर डिस्टेंस पर उतना ही पोटेंशियल, आर डिस्टेंस पर सेम 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 पोटेंशियल। शेप क्या आ रही है? इस ईपीएस की शेप क्या है? स्फेरिकल है, गोल नहीं है। सर्कुलर मत बोलना गलती से भी, कान के नीचे पड़ेगी जोरदार तमाचा भाड़। अगर सर्कुलर बोला तो स्फेरिकल है। देख ये चार्ज है, 3D इमेजिन कर। ये मान ले ये चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस आगे जा के क्यू बाय आर, इससे आर डिस्टेंस यहां जा के क्यू बाय आर, इससे आर डिस्टेंस यहां जा के क्यू बाय आर, 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 ये सब जोड़ दूंगा बेटा, ये सब जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा? स्फेयर बनेगा। इमेजिन कर, 3D में इमेजिन कर जरा बात को, है कि नहीं? तो ये जो ईपीएस बनता है पॉइंट चार्ज का, उसकी शेप पूछी जाती है कैसी होती है, तो क्या बोलोगे? स्फेरिकल बनता है। स्फेरिकल ईपीएस बनेगा। क्या बनेगा बेटा? स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। ठीक है, अच्छा, पहली बात हो गई। अब दूसरी बात सुन, इसी में दूसरी बात सुन। तू मुझे बता, जैसे जैसे इस चार्ज से दूर जाता जाऊंगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड घटती है या बढ़ती है? चार्ज से जितना जितना दूर जाता जाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है या घटती है, या सेम रहती है? क्या होता है? सेम बढ़ती घटती, क्या होता है? घटती है यार। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो घटती है, घटती है, जितना दूर जाएगा उतनी घटेगी, है ना? तो जब घटती इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ईपीएस कैसा बनना चाहिए? गैप बढ़ना चाहिए। अभी देखा था ना, मैंने कहा था एग्जांपल से ही बता पाऊंगा। ईपीएस इज क्लोजर इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, जो कि पास में ही होगी, जितना दूर जाएगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम 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 होती जाएगी। क्या बात समझता है? तो इसलिए ईपीएस ऐसे बनते हैं। इसके देख, ये मैंने मान ले थोड़ा क्लोज बना दिया, अगले वाला फिर मुझे थोड़ा गैप पे बनाना पड़ेगा। इसका अगले वाला मुझे और गैप पर, ओए और बड़ा हो जा भाई। हाँ, थोड़ा फर्क तो है, नहीं तो और बड़ा बनाता हूं। क्या तुझे कुछ बात समझ में आ रही है? क्या तुझे कुछ बात समझ में आ रही है बेटा? क्या तू ये गैपिंग महसूस कर रहा है? क्या तू ये गैपिंग महसूस कर रहा है? गैपिंग महसूस कर जरा। ये गैप देख, फिर ये गैप देख, फिर ये गैप देख, और फिर इसका अगला गैप मैं अपने हाथ से बना देता हूं। समझा क्या? गैप समझ रहा है? ये गैप देख, क्यों गैप बढ़ रहा है? क्यों गैप बढ़ रहा है? क्यों गैप बढ़ रहा है? गैप बढ़ता तो दिख रहा है, यहां छोटा गैप है, यहां उससे बड़ा, यहां उससे बड़ा। ये ईपीएस के बीच में गैपिंग बढ़ क्यों रही है? ईपीएस के बीच में गैपिंग बढ़ रही है क्योंकि ये प्रॉपर्टी है भाई। ईपीएस जहां स्ट्रांग होती है, हां, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां स्ट्रांग होती है वहां ईपीएस क्लोजर होते हैं, और वाइस वर्सा का मतलब क्या है? जैसे जैसे फील्ड वीक पड़ती जाएगी, ईपीएस के गैप बढ़ते जाएंगे, क्लोजर नहीं हो पाएंगे, फार फार होते जाएंगे। ये कहानी है, ये कहानी है। अच्छा, एक काम कर, नो वर्क डन की चर्चा भी कर लेते हैं, ठीक है ना भाई? देख, मुझे यहां से इस 1 पॉइंट से उठा के चार्ज को इस 2 पॉइंट पे लेके आना है। क्या मुझे कोई वर्क डन करना पड़ेगा? मुझे एक क्यू चार्ज को यहां से उठा के यहां लेकर के आना है, ऐसे। क्या मुझे कोई वर्क डन करना पड़ेगा? आंसर है नहीं, नो वर्क शुड बी डन, क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ना? तो ये सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे।
फिर ये सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे, फिर ये सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? अच्छा ये बता अगर मुझे एक ईपीएस से छलांग लगा के दूसरे ईपीएस में जाना पड़ेगा, तब वर्क डन करना पड़ेगा कि तब भी नहीं करना पड़ेगा? तब करना पड़ेगा कि तब भी नहीं करना पड़ेगा? ये बताओ। अगर ये ईपीएस सरफेस नंबर 1, ये ईपीएस सरफेस नंबर 2, ये ईपीएस सरफेस नंबर 3, ये ईपीएस सरफेस नंबर 4, ये ईपीएस सरफेस नंबर 5, मैं एक सरफेस छोड़ के दूसरे पर जा रहा हूं, तब तो काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? या ठीक है जी ईपीएस है तो छोड़ो जयराम जी की, अबे तब तो करना ही पड़ेगा। तू दूर जा रहा है ना बेटा, पोटेंशियल घट रहा है, तब करना पड़ेगा काम। इसलिए मिसकंसेप्शन दूर कर रहा हूं साथ के साथ। जब तक तू एक ही ईपीएस पे घूम रहा है, घूमता रहे, जिंदगी भर घूमता रहे, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही तू छोड़ के इस पे गया, काम करना पड़ेगा भाई। फिर इस पे घूमता रहे चाहे जिंदगी भर, इस पे चाहे जिंदगी भर घूमता रहे, कोई वर्क डन करने की तेरे को जरूरत नहीं है। चार्ज घुमाता रहे यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, लेकिन जैसे ही छोड़ के तू अगले सरफेस पर चला गया, बस हो गया काम तेरा। क्या कहानी समझ में आई? क्या कहानी कुछ समझ में आई? ये सब बातें आपके लिए बहुत जरूरी है जो मैंने करी है बेटा, ठीक है? यहां काम करना पड़ेगा, यहां वर्क डन है और यहां वर्क डन नहीं है। नोट कर लीजिएगा सारी चीजें। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में से सवाल बनेगा, रोएगा तू, रोएगा बेटा पेपर में अगर सुनेगा नहीं ढंग से तो, ठीक है ना? सुन ढंग से जो मैं बता रहा हूं। और कोई प्रॉपर्टी रह गई? ये इंटरसेक्शन तो वैसे ही नहीं हो रही, परपेंडिकुलर। हां अच्छा बताइए, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? अरे सर बच्चों वाली बातें मत करो यार। चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही तो होगी, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही तो होगी। चलो ये तो अलग है, यहां बनाता हूं। चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ही तो होगी, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही तो होगी। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पर निकल रही है कि नहीं? हां सर, 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 हां सर। क्या निकलनी चाहिए कि नहीं? हां सर, निकलनी भी चाहिए और निकल भी रही है, और हमेशा ही ऐसा होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, चार्ज रॉड। एक रॉड है जो कि चार्ज है, आजा बेटा फटाफट आजा। एक रॉड है जो कि चार्ज है, ये रही रॉड, ठीक है? चार्ज गिरा दूं इस पे, चार्ज डाल दूं, ले। एक रॉड है जो कि चार्ज है, मुझे बताइए इसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा दिखेगा? थोड़ा थोड़ा गॉस लॉ जैसा नहीं है ये, है ना? जिस बच्चे ने गॉस लॉ पढ़ा है पहला वाला, उसको बहुत सिमिलर लगता है ये, और सिमिलर है भी। वहां पर गॉसियन सरफेस था जो हम इमेजिन करते थे, यहां पे ईपीएस है जो कि होता ही है, पोटेंशियल सरफेस है। वो अलग चीज थी, ये चीज अलग है, दोनों अलग अलग चीजें, मिक्स मत करना, कहीं खिचड़ी पका दो, अलग अलग चीजें हैं। या पोटेंशियल की बात हो रही है साफ, ठीक है? चलिए सुनिए फिर, क्यू चार्ज है भाई इस पूरी रॉड पे, इमेजिन करो, है ना? तो इससे आर दूरी पर एक पॉइंट होगा सेम पोटेंशियल पर, इससे आर दूरी पर पीछे भी एक पॉइंट होगा सेम पोटेंशियल पर, है ना? और ऐसे ही सोचो, ऐसे ही सोचो, इससे आर यहां गए, इससे आर यहां गए, इससे आर आगे आए, इससे आर पीछे आए, इससे आर तिरछा यहां यहां यहां, तो एक डिस्क बन जाएगी। डिस्क, डिस्क समझते हो ना? प्लेट 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 बन जाएगी, और ऐसी प्लेट पूरी बन जाएगी, तो सरफेस कैसा होगा? अगर मैंने एक प्लेट बोल दी कि एक प्लेट बन रही है, तो सारी ही प्लेटें होंगी बेटा, सारी ही प्लेटें होंगी, और सारी प्लेटें चढ़ जाएंगी एक दूसरे पर, तो क्या बनेगा? सारी प्लेटें एक दूसरे पर चढ़ जाएंगी तो क्या बनेगा? बोल बोल मेरे लल्लूलाल, बोल क्या बनेगा? क्या बनेगा? बोल दे, अरे बोल दे, क्या दिख रहा बनता हुआ, है ना? ये सब प्लेटें एक दूसरे पर चढ़ जाएंगी बेटा, क्या बनेगा? क्या बनेगा? सिलेंडर बनेगा। सिलेंडर, चार्ज रॉड का ईपीएस कैसा होगा बेटा? सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल ईपीएस बनेगा। क्या ये बात समझ में आती है? क्योंकि 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 यहां देख, यहां देख, यहां देख, इससे आर इधर, इससे आर इधर, आर पीछे, आर इधर, आर इधर, आर इधर, आर उधर, आर उधर, ये सब मिल जाएंगे पॉइंट्स। ये पूरा लोकस छोड़, लोकस छोड़, सरफेस बन जाएगा आपस में, है ना? ये पूरा सरफेस क्या कहलाएगा बेटा? सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल ईपीएस बनेगा। क्या बात समझ में आती है? ठीक है ना? अब ये बता, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, एक चार्ज रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, वो होती है लेमडा बटा 2 पाई आर एल,
कुछ कुछ याद आ रहा है? पढ़ा हुआ है हमने, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले से, है ना? तो बेटा आपको इतना समझना चाहिए कि यहां पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/r है, सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। आप जितना ज्यादा आर बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी तो गैपिंग के बारे में क्या कहना है भाई? हाँ भाई, गैपिंग के बारे में क्या कहना है? सर पहला गैप तो जी छोटा कर दो, कर दिया, पहला गैप तो छोटा कर दिया, और छोटा कर दूं? ले और छोटा कर दिया, पहला गैप तो सर और छोटा, लो जी काफी छोटा कर दिया, पर अगला और बड़ा। गैपिंग, गैपिंग, ईपीएस में गैपिंग, ईपीएस में गैप बढ़ाने पड़ेंगे अपने को। अगला गैप दिखाने की जगह नहीं है, छोड़ दे, ठीक है? समझ में आया? समझ में आया? गैप देख, ये दो ईपीएस के बीच में गैप देख, ये एक ईपीएस है, ईपीएस नंबर 1, ईपीएस नंबर 2, ईपीएस नंबर 3, गैपिंग देख जरा, गैपिंग देख, बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए? बढ़ी हुई दिखानी है तूने, बढ़ी हुई दिखानी है। पहले गैप छोटा, फिर गैप बड़ा, और गैप फिर और बड़ा, ठीक है ना? इस तरीके से पूरा कर देते हैं। सिलेंडर तो पूरा ही बनाना पड़ेगा भाई। एक सुंदर डायग्राम बनना चाहिए, बिल्कुल शिद्दत से बनाओ, शिद्दत से बनाओ, आराम से बनाओ, समय लेके बनाओ। मेरे पास तो टेक्नोलॉजी है, मैं तो टेक्नोलॉजी की मदद से बना रहा हूं, आपने हाथ से बनाना है सारा। ये ज्यादा हो जाएंगे, गंदा लगेगा, तो ओए 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 ओए, ये वाला उड़ा देता हूं, ये वाला है ना? और ये रह गया, नहीं जी अंदर वाला, बस ठीक है। गैपिंग दिख रही है सिलेंडरों में? सिलेंडरों में बेटा जी, ओ बेटा जी, हाँ भाई, सिलेंडरों में गैपिंग दिख रही है क्या? गैपिंग देखना जरा, सिलेंडरों में गैपिंग देखना जरा। देखो, ये पहला ईपीएस, ये दूसरा ईपीएस, ये तीसरा ईपीएस। पहले दूसरे के बीच में गैप कम है, दूसरे तीसरे के बीच में गैप और ज्यादा है। तीसरे से चौथा जो होगा वो बोर्ड से बाहर निकल जाएगा और ज्यादा होगा। समझ गए ना बात को? तो क्लियर होना चाहिए आपको ये कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है। अगेन वही सारी कहानियां वैसी की वैसी हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी निकलेगी चीर के निकलेगी, चीर के निकलेगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, हमेशा ईपीएस को चीर के निकलती है 90 डिग्री पर, ठीक है? ये सब बातें वैसी की वैसी रहेंगी। गैप्स बढ़ रहे हैं, बढ़ने भी चाहिए। फिर आता है चार्ज शीट, फिर आता है बेटा चार्ज शीट। ये रही एक चार्ज शीट, ठीक है जी? मेरे हिसाब से लास्ट ईपीएस है ये, इसके बाद हम लेक्चर बंद कर देंगे, ठीक है? इसके बाद लेक्चर बंद कर देंगे। तो एक चार्ज शीट है जी, चार्ज लगा दें इस पे। ये चार्ज डाल दिया, चार्ज डाल दिया तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की बारी आ गई। और पतली करता हूं थोड़ी, है देखो, रुक जाओ। पूरा 3D का मजा तो दे दें आपको। चलो बहुत है, बहुत है, समझ में आ रहा है? ये प्लेट है, प्लेट, चार्ज शीट, इसमें से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है बाहर, ठीक है ना? ईपीएस कैसे बनेंगे इसके? इक्वी पोटेंशियल सरफेस
कैसे बनेंगे इसके, आइए दिखाते हैं, आइए दिखाते हैं। सारी प्रॉपर्टी यूज करो जरा ईपीएस की, सारी प्रॉपर्टी यूज करो, आपको पता चलेगा कि ऐसे बन रहे हैं ईपीएस, ऐसे बन रहे हैं ईपीएस, ऐसे बन रहे हैं ईपीएस। पर एक बात नोट करने वाली है, बताता हूं क्या, इसका कलर चेंज कर दूं क्योंकि ईपीएस है ना भाई, ये कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो कि शीट कौन है और ईपीएस कौन है ना भाई। तो थोड़ा रंग वंग चेंज कर लेते हैं, इसका इसका भी कर लेते हैं, फिल कलर कर लेते हैं, इसमें हरा ज्यादा हो गया, सॉरी, कम कर देते हैं हरे को, ठीक है ना। तो ये चार्ज शीट है, ये चार्ज्ड शीट है, और आप में से हर बच्चे को ये याद होना चाहिए कि चार्ज शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। याद करो, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आपको यहां पर कहीं भी डिस्टेंस के साथ वेरिएशन दिख रहा है क्या? नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, डज नॉट वेरी विद डिस्टेंस। समझ रहे हो बात? डिस्टेंस के साथ वेरी नहीं कर रही है, और डिस्टेंस के साथ अगर वेरी नहीं कर रही है यानी घट नहीं रही है, बढ़ भी नहीं रही है, तो मुझे बताओ ईपीएस के बीच में गैप सेम होना चाहिए या गैप ज्यादा बढ़ना चाहिए या गैप कम होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या कहते हो बेटा? अगर ई कांस्टेंट है, ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है, तो ईपीएस के बीच में जो गैप होगा वो भी फिक्स रहेगा, फिक्स्ड गैप, फिक्स्ड गैप। समझ पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो ना? ये गैपिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बार बार एम्फोसिस करके बोल रहा हूं। सवाल आते हैं, बच्चा फंसता है, गैपिंग का मतलब ही नहीं पता होता। गैप बढ़ रहे हैं तो क्या मीनिंग है, गैप घट रहे हैं तो क्या मीनिंग है। जैसे आपने देखा गैप बढ़ रहे हैं, यहां पे, यहां गैपिंग बढ़ रही है, 1 से 2 के बीच में गैप कम था, 2 से 3 के बीच में गैप ज्यादा है। ऐसे यहां देखो, 1 से 2 के बीच में गैप कम था, ये गैप कम था, ये गैप और बढ़ गया, ये गैप और बढ़ गया, वो गैप और बढ़ गया। इसका मीनिंग क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है। हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग, है ना, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर आर स्क्वायर बढ़ाओगे तो ई घटेगा, यानी कि ई यहां पर घट रहा है। ठीक, इस केस में भी ऐसा ही हुआ है ना, इस केस में भी ऐसा ही हुआ है। ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, यहां पे आर बढ़ेगा तो ई घटेगा, और यहां पर तो ई कांस्टेंट है, इसलिए दोनों के बीच में गैपिंग, ईपीएस के बीच में, ईपीएस 1, ईपीएस 2, ईपीएस 3 के बीच में गैपिंग जो है वो फिक्स्ड है। आज के लिए इतना काफी है। होमवर्क है ये, ट्राई करके आना, ट्राई करके आना। कुछ डीपीबी में सवाल मिलेंगे, ट्राई करके आना। कल डिस्कस करूंगा ये सवाल, ठीक है ना, कल डिस्कस करूंगा। ये सारे ईपीएस पे सवाल है बेटा, और आसान सवाल है, सारे सवाल ईपीएस पे हैं और आसान सवाल है, ठीक है। ये भी इजी है, ये भी इजी है। हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर जो होता है वो शैली होता है। 4 सवाल दे रहा हूं डिस्कस करके, कल डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। चलिए, बहुत है। होमवर्क नोट्स कंप्लीट करने हैं, है ना। मैं चैट खोल देता हूं, कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं आप, ठीक है। और होमवर्क भाई जो दिया गया है आपको इन क्लास, वो जरूर करके आना है, नोट्स लिखने के बाद और रिवीजन करने के बाद ही करना, लेकिन बेटा, ठीक है। इन क्लास होमवर्क करना, डीपीपी ट्राई करना, बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, ठीक है ना। डीपीपी बनेगा या नहीं बनेगा कोई बात नहीं, ट्राई करना, ठीक है ना। बनेगा या नहीं कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करना, ठीक है, ट्राई करना। चलिए, आज के लिए काफी है। कैसा लगा आज का लेक्चर? कैसा लगा आज का लेक्चर? देखो बेटा, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो नई होती हैं, और 11th का एक गैप भी होता है हमारे दिमाग में ना, मेंटल गैप भी है एक बहुत सारा, जो 11th के अंदर मेहनत उतने लेवल पर नहीं करी और अब करनी पड़ रही है। तो वो दोनों को आपको ओवरकम करना पड़ेगा। नई चीजें भी सीख रहे हो, एक 12th का अपना लेवल भी है, एक 12th के बोर्ड ने अपना लेवल बढ़ा रखा है, और एक 11th का गैप भी है। तो ये सारी चीजें ना कहीं आपको तकलीफ देती हैं। हर बच्चे के साथ अलग कंडीशन होती है, लेकिन आपको लगे रहना है, बस कंसिस्टेंट रहना है, जुड़े रहना है, मेहनत करते रहना है। ऐसी कोई भी चीज 11th की नहीं है जो मैं बिना पढ़ाए आगे निकल जाऊंगा। आपको बताऊंगा जरूर, डिटेलिंग में नहीं जा पाऊंगा, ऑब्वियसली कोई भी नहीं जा पाएगा, उतना तो टाइम ही नहीं होता, क्योंकि 11th के भी कॉन्सेप्ट बहुत बड़े बड़े हैं। लेकिन मैं उसका
आइडिया देते हुए, यूसेज देते हुए आगे बढ़ जाऊंगा, और यही मैं कर रहा हूं। ठीक है, होपफुली आपको चीजें धीरे धीरे बैठ जाएंगी, दिमाग में समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।